बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है ब्लू कोड बुक दूसरा हिस्सा। काफिरस्तान की नई एजेंसी ब्लैक टॉवर का चीफ कर्नल क्रिश्चियन स्याह रंग की कार के एक भी सीट पर बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर गहरे नीले रंग का सूट था। उसकी चेहरा भारी और आंखें कदरे सूजी हुई सी दिखाई दे रही थी। आंखों में तेज चमक थी। उसकी फराख पेशानी उसकी जहानत को जाहिर कर रही थी। कर्नल क्रिश्चियन तवील अरसे तक काफिरस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहा था और उसके बारे में कहा जाता था कि वो इंतहाई तेज़ और ज़हीन एजेंट है और फाइलें उसके कारनामों से भरी हुई हैं। काफिरस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर ने चार्ज संभालने के बाद सदर काफिरस्तान से मशवरे के बाद एक नई एजेंसी कायम कर दी और इस एजेंसी के चीफ के लिए उन्होंने कर्नल क्रिश्चियन का इंतखाब किया और इसके साथ ही मुख्तलिफ एजेंसियों में से 10 अफराद का इंतखाब कर्नल क्रिश्चियन के मशवरे से किया गया। और फिर कर्नल क्रिश्चियन और उसकी तमाम टीम के मेंबर्स को खुफिया तौर पर इंतहाई सख्त ट्रेनिंग के लिए क्रीमिया भिजवा दिया गया, जहां 1 साल तक वो खुफिया तौर पर इंतहाई सख्त ट्रेनिंग करते रहे। फिर इस ट्रेनिंग के नताइज को देखते हुए 10 में से 6 मेंबरान को ब्लैक टॉवर के लिए मुंतखब किया गया और सरकारी तौर पर यह तय किया गया कि ब्लैक टॉवर को आम मामलात में सामने नहीं लाया जाएगा, बल्कि इंतहाई अहम तरीन मामलात इसके लिए रखे जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई मिशन भी इसके लिए तजवीज़ नहीं किया गया था और अब से 2 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन करने के लिए कर्नल क्रिश्चियन को JS हाउस में स्पेशल मीटिंग के लिए कॉल किया था। JS हाउस बज़ाहिर एक प्राइवेट इमारत थी जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली बड़ी कंपनियों के ऑफिस थे, लेकिन इस इमारत के नीचे खुफिया तहखाने थे जहां हुकूमत काफिरस्तान इंतहाई खुफिया मीटिंग करती थी और इन तहखानों को इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी से ना सिर्फ नाकाबिल तस्वीर बना दिया गया था, बल्कि वहां होने वाली कोई भी बात किसी भी तरह लीक आउट ना हो सकती थी। JS हाउस के तहखानों में जाने का रास्ता भी एक प्राइवेट कोठी से रखा गया था। इस वक्त कर्नल क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी कॉल पर JS हाउस जा रहा था। कार उसका खसूसी ड्राइवर चला रहा था जिसने वही कोठी में रह जाना था। कर्नल क्रिश्चियन को मालूम था कि कोठी से JS हाउस के खसूसी तहखाने में पहुंचने के लिए उसे बेशुमार मराहिल तय करने पड़ेंगे और बेशुमार जगहों पर उसकी मशीनी तौर पर इंतहाई सख्त चेकिंग होगी। लेकिन चूंकि वह कई बार वहां जा चुका था इसलिए वह मुतमईन बैठा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर भी इस JS हाउस के तहखानों में आते जाते रहते थे, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल रास्ता बनाया गया था जिसका इल्म किसी को नहीं था। पर तकरीबन 1 घंटे बाद कर्नल क्रिश्चियन तमाम मराहिल तय करने के बाद एक छोटे से कमरे में पहुंच गया जहां प्राइम मिनिस्टर ने उसके साथ स्पेशल मीटिंग करनी थी। और प्राइम मिनिस्टर ने जिस लहजे में उससे बात की थी, इससे कर्नल क्रिश्चियन को तवक्को पैदा हो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर ब्लैक टॉवर को कोई मिशन सौंपने वाले हैं, इसलिए वो भी हासा पुरजोश दिखाई दे रहा था। कमरे में मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर अकेला बैठा ये सब सोच रहा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही कर्नल क्रिश्चियन एक झटके से उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसे मालूम था कि दरवाज़ा प्राइम मिनिस्टर के आने पर ही खुल सकता है। दूसरे लम्हे प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हुई और वो अंदर दाखिल हुए। कदम बढ़ाते आगे आए तो कर्नल क्रिश्चियन ने उन्हें फौजी अंदाज में सल्यूट किया। बैठो कर्नल, प्राइम मिनिस्टर ने सर हिलाकर सल्यूट का जवाब देते हुए कहा और खुद भी मेज़ की दूसरी तरफ अपने लिए मखसूस ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद कर्नल क्रिश्चियन भी मौतबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें यहाँ इसलिए कॉल किया गया है कि कर्नल क्रिश्चियन की हुकूमत ने एक इंतहाई अहम तरीन मिशन तुम्हारे स्पुर्द करने का फैसला किया है और तुमने हर सूरत में इस मिशन को मुकम्मल करना है। प्राइम मिनिस्टर ने बात करते हुए कहा। यह सर, कर्नल क्रिश्चियन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। पाकिस्तान ने काफिरस्तानी सरहद के करीब पहाड़ी इलाके में खुफिया मिसाइल सेक्शन बनाया है जिसे कोड में MM कहा जाता है। इस मिसाइल सेक्शन के बारे में उड़ती हुई खबरें तो मिलती रही हैं, लेकिन हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसी इस सिलसिले में कोई हतमी सबूत तलाश नहीं कर सकी थी। फिर अचानक हुकूमत के एक एजेंट शंकर को इत्तला मिली कि इस्लाम की किसी खुफिया बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम ब्लू काज ने इस सेक्शन का बैरूनी महल्ले वकूअ और अंदरूनी निज़ाम की तफसीली फिल्म तैयार कराई है, लेकिन तैयार कराने वाला एजेंट वहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस के खौफ से पाकिस्तान में अपने क्लब के खुफिया सेफ में छोड़कर स्टाम चला गया है। चुनांचे शंकर ने इस आदमी जिसका नाम कार्लस साथ से रब्ता किया और इस फिल्म को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। तो पार्सल ने तंजीम की तरफ से इस शंकर से कार्बन में मुलाकात की। शंकर इस सिलसिले में मजीद बातचीत के लिए काफिरस्तान आ रहा था कि उसने एक और प्लानिंग बनाई और बजाय कार्बन से बराह रास्त काफिरस्तान आने के वो पाकिस्तान पहुंच गया। उसने पाकिस्तान के इस क्लब के खुफिया सेफ से वो फिल्म हासिल कर ली, लेकिन उसे खतरा महसूस हुआ कि उसकी निगरानी हो रही है, तो उसने फिल्म चार्टर तैयारी के सेकंड पायलट के हवाले कर दी कि वो एयरपोर्ट से इसे ले लेगा। लेकिन शंकर जैसे ही काफिरस्तान एयरपोर्ट पर उतरा और इस फिल्म वाली तंजीम ने उसे हलाक कर दिया, लेकिन फिल्म उससे ना मिल सकी। तो उन्होंने पाकिस्तान के स्टार्टर तैयारी को चेक किया, फिर उसके सेकंड पायलट को भारी रकम लेकर फिल्म उनके हवाले कर देने की बात की। तो उसे पाकिस्तान के क्लब में बुलवाया गया और उसे भारी रकम देकर फिल्म इस तंजीम ने उसे वापस हासिल कर ली। फिर इस सेकंड पायलट को भी रोड एक्सीडेंट में हलाक करा दिया गया और फिल्म वापस स्टाम पहुंच गई। और चूँकि इस फिल्म का खरीदार सिर्फ काफिरस्तान ही हो सकता था, इसीलिए इस तंजीम ने हुकूमत काफिरस्तान से रब्ता किया। तो यहाँ से एक सरकारी आदमी को स्टाम भेजा गया ताकि वो हुकूमत की तरफ से डील करके फिल्म ले आए, लेकिन इस आदमी को होटल में हलाक कर दिया गया। और इस सिलसिले में ये इत्तलात भी मिली कि उसके पीछे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस काम कर रही है। चुनांचे हुकूमत ने बराह रास्त इस तंजीम के चीफ से बात की और फ़ोन पर ही डील फाइनल करके बैंक के जरिए मुआवजा ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिल्म क्रीमिया के सिफारती खाने में पहुंचा दी गई, जहां से ये सिफारती बैग में काफिरस्तान बहिफाजत पहुंच गई। और इस सिलसिले में सदर साहब की खुसूसी हिदायत पर यहाँ एक मीटिंग की बात की गई ताकि यहाँ मौजूद पाकिस्तानी एजेंटों को ये तासर दिया जा सके।
कि इस मीटिंग में इस फिल्म के हसूल का लाएअमल तय किया जाएगा। जब फिल्म हुकूमत के पास पहुंच गई तो मीटिंग कैंसिल कर दी गई और फिल्म प्रेसिडेंट हाउस पहुंचा दी गई। वहां के स्पेशल मशीन रूम से इस फिल्म को यहां जेएस हाउस में मशीनी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया और असल फिल्म को मैं वापस ले आया हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ये सर क्रिश्चियन ने मोदबाना लहजे में कहा। मेरे और सदर के दरमियान इस मामले में तवील गुफ्तगू हुई। अब हमारे सामने दो सूरतें हैं। एक तो ये कि हम इस फिल्म की मदद से इस मिसाइल सेक्शन को तबाह कर दें और दूसरी सूरत यह है कि हम इस वक्त तक खामोश रहें जब तक इस बात का इत्मीनान ना हो जाए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को फिल्म यहाँ पहुँचने का इल्म नहीं हो सका या वो फिल्म की वापसी के लिए अगर यहाँ आए तो पहले उनका खात्मा किया जाए और फिर ये मिशन मुकम्मल किया जाए। लेकिन तवील गुफ्तगू के बाद ये तय पाया है कि ब्लैक टावर को इस मिसाइल सेक्शन को तबाह करने का मिशन सौंपा जाए और इसका इल्म सवाए मेरे और सदर साहब की ज़ात के और किसी को ना हो, जबकि हम सरकारी तौर पर फिल्म मिलिट्री इंटेलिजेंस को दें कि वो इसे अपने खसूसी स्टोर में रखे ताकि पाकिस्तानी एजेंट उसे वहाँ से हासिल न कर सके। इस तरह लामहला वो ये समझेंगे कि असल मिशन मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंपा गया है और फिल्म बिलाज़मन उनकी तहवील में होगी। चुनांचे उनकी तमाम तर तवज्जो इस तरफ रहेगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस इस फिल्म की हिफाजत बिल्कुल इसी तरह करेगी जैसे करनी चाहिए, लेकिन सवाए मेरे सदर साहब तुम्हारे और किसी को इल्म नहीं होगा कि इस मिसाइल सेक्शन के खिलाफ ब्लैक टावर काम कर रही है। इसीलिए इस तमाम सिलसिले को अब तक इस अंदाज में खुफिया रखा गया है कि किसी को सवाए मेरे और सदर साहब के इस बारे में मालूम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए कहा। यह सर ज़्यादा बेहतर फैसला है। कर्नल क्रिश्चियन ने मोदबाना लहजे में कहा। अब ये मिशन तुम्हारे सुपुर्द किया जा रहा है। तुमने हर कीमत पर इस मिशन को मुकम्मल करना है क्योंकि अगर ये मिसाइल सेक्शन तबाह ना हो सका तो काफिरिस्तान का दिफा मुसलसल खतरे में रहेगा और अगर मिसाइल सेक्शन तबाह हो गया तो ना सिर्फ काफिरिस्तान का दिफा मजबूत हो जाएगा बल्कि पाकिस्तान का दिफा भी ब्रेक हो जाएगा और काफिरिस्तान जब चाहे आसानी से हमला करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आप बेफिक्र रहें सर, ब्लैक टावर अपना मिशन हर कीमत पर मुकम्मल करेगा। कर्नल क्रिश्चियन ने बड़े बात लहजे में कहा। और क्या हो मेरे साथ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पहुँचने वाली फिल्म दिखा सकूँ। इसके बाद तुमने अपने साथियों के साथ मिशन मुकम्मल करने का तमाम लाएअमल हो तय करना है। हमें बहरहाल इस मिशन में कामयाबी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने उठते हुए कहा तो कर्नल क्रिश्चियन भी सर हिलाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। बैठो सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। मामलात इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ इमरान साहब, हम शाम जाने के बारे में सोचते रह गए और फिल्म काफिरिस्तान भी पहुँच गई। उन्होंने हमें हिदायत देने के लिए स्पेशल मीटिंग का ढोंग रचाया और वो कामयाब हो गए। ब्लैक ज़ीरो ने संजीदा लहजे में कहा। अब जबकि ये मालूम हो चुका है कि प्रेसिडेंट हाउस में इस फिल्म को चेक किया जा रहा है तो अब इस फिल्म की कोई अहमियत नहीं रही। अब मसला इस मिसाइल सेक्शन को काफिरिस्तान से बचाना है, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, अगर एक बार बचा भी लिया जाए तो दूसरी बार भी ऐसा हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है। असल बात उन्हें मालूम हो चुकी है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ ये इंतहाई अहम पॉइंट है, इमरान ने कहा। फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही सर दावर की आवाज़ सुनाई दी। अल इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ क्या हुआ हैरियत, सरदावर ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। आप परेशान क्यों हो गए हैं? क्या आप फ़ोन से नफसियाती तौर पर खौफजदा है? इमरान ने कहा। तुम इस कदर संजीदा क्यों हो गए हो कि तुमने डिग्रियां तक नहीं दोहराई? इसका मतलब है कि मुल्क के लिए कोई इंतहाई परेशान कुन बात सामने आ गई है, सरदावर ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। मैं अजीब चक्कर में फंस गया हूँ। अगर डिग्रियां दोहराता हूँ और हंसी मजाक करता हूँ तो आप नाराज़ हो जाते हैं और अगर संजीदा हो जाता हूँ तो आप परेशान हो जाते हैं और यही मसला सर सुल्तान के साथ भी है। अब आप खुद बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन बगैर किसी वजह के तुम संजीदा कैसे हो सकते हो? सरदावर ने उसी तरह परेशान लहजे में कहा। फ़िलहाल तो परेशानी की बात अभी दूर है, लेकिन मामलात कुछ इस स्टेप पर पहुंच गए हैं कि मुझे संजीदा होना पड़ रहा है, इमरान ने जवाब दिया। क्या हुआ कि इस मिसाइल सेक्शन MM के बारे में परेशानी है? सरदावर ने कहा। हाँ, इस मिसाइल सेक्शन के बैरूनी महल वक़ूर अंदरूनी निज़ाम के बारे में फ़िल्म काफिरिस्तान पहुँच चुकी है। अब उन्होंने लामहला इस मिसाइल सेक्शन को तबाह करने की कोशिश करनी है, इमरान ने कहा। ओह हाँ वाकई, वैसे मैंने तुम्हारी कॉल के बाद वहाँ के अंदरूनी सिक्योरिटी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के अहकाम दे दिए हैं, लेकिन उसे तब्दील होने में कम अज़ कम 2 हफ्ते तो लग जाएंगे, सरदावर ने कहा। क्या ऐसा मुमकिन है कि सेक्शन को खाली करके वहाँ मौजूद तमाम मशीनरी और मिसाइल को खुफिया तौर पर किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए? इमरान ने कहा। हिफाजती नुक्ता नज़र से हमेशा से मिसाइल सेक्शन डबल बनाए जाते हैं। दोनों मुकामात पर मशीनरी नस्ब की जाती है। अलबत्ता मिसाइल एक जगह नस्ब किए जाते हैं और असल मसला इन मिसाइलों की शिफ्टिंग है। इसमें तो 1-2 माह भी लग सकते हैं, सरदावर ने कहा। असल मसला यही है कि हम एक बार इस पर होने वाले हमले को नाकाम बना देंगे, 2 बार कर देंगे, लेकिन काफिरिस्तान के पास ना एजेंटों की कमी है और ना एजेंसियों की, इसीलिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कब तक उसकी हिफाजत करती रहेगी, इमरान ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके मुकाबले एक और काम हो सकता है, सरदावर ने कहा। वो क्या? इमरान ने चौंक कर पूछा। मिसाइल सेक्शन सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं बनाए, ऐसे खुफिया मिसाइल सेक्शन काफिरिस्तान ने भी बनाए हुए हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शहबाज से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के काफिरिस्तान के एक बहुत बड़े और अहम मिसाइल सेक्शन का सुराग लगाया है
जो काफ्रिस्तान की सरहद के अंदर मारूफ पहाड़ी इलाके कास्ट्रिया में बनाया गया है और इस मिसाइल सेक्शन पर काफ्रिस्तान के दिफा का बुनियादी इन्हसार है। अगर काफ्रिस्तान को ये धमकी दी जाए कि अगर उन्होंने हमारे मिसाइल सेक्शन पर हमला किया तो फिर कास्ट्रिया में उनके मिसाइल सेक्शन को भी तबाह किया जा सकता है, सरदावर ने कहा। सिर्फ धमकी देने से काफ्रिस्तान बाज नहीं आ सकता, इसके लिए बाकायदा मिशन भिजवाना पड़ेगा। असल मसला हमारे मिसाइल सेक्शन की हिफाजत का है, इसका क्या लाएमल तैयार किया जाए कि ये हमेशा के लिए काफ्रिस्तान के हमले से महफूज हो सके, इमरान ने कहा। फिर तो ऐसा ही हो सकता है कि हम मिसाइलों को फौरी तौर पर मुतबादिल जगहों पर शिफ्ट कराना शुरू कर दें, सरदावर ने कहा। इस अड्डे पर कितने मिसाइल मौजूद हैं और किस टाइप के हैं, इमरान ने कहा। 8 मिसाइल ऐसे हैं जो काफ्रिस्तान के अहम स्पॉट्स को निशाना बना सकते हैं और 2 मिसाइल शिकन मिसाइल हैं, सरदावर ने जवाब देते हुए कहा। काफ्रिस्तान ने जो सेक्शन बनाया है इसमें यकीनन इससे ज़्यादा मिसाइल होंगे, इमरान ने कहा। हाँ, सरदावर ने जवाब दिया, तो फिर क्यों ना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत काफ्रिस्तान को बाकायदा बता दी जाए कि हमारे मिसाइल सेक्शन पर हमला उनकी तरफ से ऐलान जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा, इस तरह शायद वो रुक जाएं, इमरान ने कहा। उन्होंने इसे तस्लीम ही नहीं करना, ऐसी कार्रवाई तो खुफिया तौर पर की जाती है, सरदावर ने कहा। इस मिसाइल सेक्शन का इंचार्ज कौन है, इमरान ने कहा। डॉक्टर सुलेमान तो इंतजामी इंचार्ज हैं, अलबत्ता सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल रजा है, सरदावर ने कहा। आप डॉक्टर सुलेमान और कर्नल रजा दोनों को मेरे बारे में बता दें, मैं चीफ से बात करके सीक्रेट सर्विस की एक टीम को वहां भिजवा देता हूं ताकि अगर काफ्रिस्तानी एजेंट वहां आए तो उनका खात्मा किया जा सके और चीफ से कहकर वो टीम लेकर कास्ट्रिया में काफ्रिस्तान का मिसाइल सेक्शन तबाह करने की कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा। जैसे तुम कहो, सरदावर ने कहा। हमारा मिसाइल सेक्शन कहाँ है, इमरान ने कहा। ये काफ्रिस्तान की सरहद के करीब वाशिक के इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके वाशिक में है, सरदावर ने कहा। वहाँ तो हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुँचा जा सकता है, इमरान ने कहा। हाँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेलीकॉप्टर वहाँ आते जाते रहते हैं, सरदावर ने कहा। फिर मैं कर्नल शहबाज से खुद बात कर लूँगा, आप डॉक्टर सुलेमान और कर्नल रजा को ब्रीफ कर दें, इमरान ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने अल्लाह हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया। वाशिक तो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, वहाँ काफ्रिस्तानी टीम का पहुँचना ही हादसा मुश्किल होगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जहाँ मुल्की मफादात सामने हो वहाँ दुश्वारी नहीं देखी जाती, इमरान ने जवाब दिया। इसके साथ उसने फ़ोन का रिसीवर दोबारा उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी हार्डर रब्ता कायम होते ही सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी। X2 सर सुल्तान से बात कराएं, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। ये सर, दूसरी तरफ से इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। ये सर, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। चल लम्हों बाद सर सुल्तान की इंतहाई मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान, वाशिक में मौजूद पाकिस्तान के खुफिया मिसाइल सेक्शन पर काफ्रिस्तानी हमले का अंदेशा सामने आया है। इस सिलसिले में हिफाजती इक़दाम के लिए मैं अपने नुमाइंदे खसूसी अली इमरान को वहाँ भिजवाना चाहता हूँ ताकि वो वहाँ की सूरत हाल चेक करके वहाँ की मुझे रिपोर्ट दे सके और हो सकता है कि मैं सीक्रेट सर्विस की टीम के चंद अरकान को वहाँ मुस्तकिल तौर पर तैनात करा दूँ। आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शहबाज से कह दें कि वो अली इमरान से मुकम्मल ताउन करे। अली इमरान 15 मिनट बाद उनसे खुद ही रब्ता कर लेगा, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। ये सर, हुक्म की तामील होगी सर, सर सुल्तान ने मोतबाना लहजे में कहा। तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। क्या ये ज़रूरी था कि आप सर सुल्तान के जरिए कर्नल शहबाज को हुक्म दिलवाते? क्या वो आपकी बराह रास्त बात नहीं मानता, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये मिसाइल सेक्शन वगैरह मिलिट्री इंटेलिजेंस के दायरे कार में आते हैं और अगर मैं खुद बात ना करता तो कर्नल शहबाज को ना सिर्फ पूरी तफसील बतानी पड़ती बल्कि मुमकिन था कि वो हमारी वहाँ मौजूदगी को पसंद ना करता और बहैसियत X2 में से बराह रास्त बात नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने सर सुल्तान को दरमियान में डाला है। अब मामलात हमारी मर्जी के मुताबिक तय हो जाएंगे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। आप खुद वहाँ जाएंगे या सिर्फ टीम को भेजेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फ़िलहाल तो मैं खुद वहाँ जाकर तमाम हालात देखकर तुम्हें रिपोर्ट करूँगा, फिर तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम क्या अहकाम देते हो। हमारा काम तो बहरहाल तुम्हारे अहकाम की तामील है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। फिर 15 मिनट बाद इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, कर्नल शहबाज बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल शहबाज की आवाज़ सुनाई दी। हकीर फ़कीर पुरतकसीर बंदा नादान अली इमरान MS याक्सन बाज़बान खुद बल्कि बाज़बान खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान साहब, अभी सर सुल्तान की कॉल आई थी, उन्होंने इंतहाई सख्ती से हुक्म दिया है कि हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करें। ये बताएं कि हमने आपसे कब ताउन नहीं किया, हम तो आपके मदाह हैं, कर्नल शहबाज ने शिकवा करते हुए कहा। अरे अरे कर्नल साहब, ये मेरी ज़रूरत तो है ही नहीं कि मैं सर सुल्तान को कह सके और आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ़ हैं, इसीलिए चीफ साहिबान की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। ये काम सीक्रेट सर्विस के चीफ का है, वो पाकिस्तान के मफादात को खतरे में देखते ही इस कदर संजीदा हो जाते हैं कि मुझे भी झाड़ना शुरू कर देते हैं, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से कर्नल शहबाज बेइख्तियार हंस पड़ा। ये इत्तला चीफ साहब तक कैसे पहुंच गई, कर्नल शहबाज ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ साहब का कहना है कि वो पाकिस्तान के हर मामले से बाखबर रहते हैं, वैसे मेरा ख्याल है कि ये इत्तला उन्हें सरदावर ने दी है, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, हाँ, मैंने उन्हें रिपोर्ट दी थी क्योंकि वो पाकिस्तान के एक मिसाइल सेक्शन के बारे में बेहद परेशान थे, कर्नल शहबाज ने कहा। हाँ, इसी सिलसिले में तो आपसे बात होनी है। पाकिस्तान का मिसाइल सेक्शन वाशिक में है, इसका बैरूनी महल वकूर अंदरूनी निज़ाम के बारे में इस्लाम की एक मुजरिम तंजीम ब्लू कार्स ने फिल्म तैयार कराई, फिर ये फिल्म काफ्रिस्तानी हुकूमत को फ़रोख्त कर दी गई और अब किसी भी लम्हे वहाँ काफ्रिस्तानी एजेंटों के हमले का खतरा हो सकता है। इस सिलसिले में चीफ ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं वहाँ का दौरा करूँ और उन्हें रिपोर्ट दूँ ताकि वो सीक्रेट सर्विस की टीम के चंद अरकान को वहाँ तैनात कर सके, इमरान ने कहा। लेकिन वो लोग कब तक वहाँ रहेंगे, कर्नल शहबाज ने कहा।
जब तक चीफ का मूड नहीं बदल जाता, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से कर्नल शहबाज बेइख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, वो जैसे हुक्म दे, कर्नल शहबाज ने कहा। आप वो फाइल लेकर मिलिट्री एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, वहां पहुंच रहा हूं। आप भी मेरे साथ जाएंगे ताकि आपके मशवरे से रिपोर्ट तैयार की जा सके। इमरान ने कहा, ओके, इस एतमाद का शुक्रिया, मैं आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। इस पर कर्नल शहबाज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने अल्लाह हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। आप उसे साथ क्यों लेकर जा रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। ताकि अगर हमारे साथी वहाँ रहें तो उनके साथ अच्छा सलूक हो सके, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद इमरान उठकर चला गया। तो ब्लैक ज़ीरो उठा और किचन की तरफ बढ़ गया ताकि अपने लिए चाय तैयार कर सके, लेकिन अभी वो किचन की तरफ गया ही था कि फ़ोन की घंटी बाज उठी। तो ब्लैक ज़ीरो किचन से निकलकर वापस आया। उसने रिसीवर उठा लिया। X2, ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। नाटरान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या रिपोर्ट है? ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। चीफ, मैंने मालूम कर लिया है कि मिसाइल सेक्शन की फिल्म काफिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल जोगिंदर सिंह को भिजवाई गई है और उसे हुक्म दिया गया है कि वो इस फिल्म के पेश नज़र MM मिसाइल सेक्शन को तबाह करने का मिशन तरतीब दे। नाटरान ने कहा। कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? ब्लैक ज़ीरो ने सर्द लहजे में कहा। प्राइम मिनिस्टर और सदर साहब ने प्रेसिडेंट हाउस में खसूसी मीटिंग की जिसमें ये प्लान फाइनल हुआ। बहुत सी एजेंसियों को मिशन देने के सिलसिले में बात हुई, लेकिन फिर सदर साहब ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये मिशन दे दिया जाए ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक बात ही ना पहुंचे, वरना किसी भी दूसरी एजेंसी को मिशन दिया गया तो फिर लाजमन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मैदान में उतर आएगी। चुनाचे फिर फैसला हो गया और फिल्म मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को प्रेसिडेंट हाउस में बुलाकर दे दी गई और साथ ही हिदायत भी। नाटरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या इस फिल्म की कॉपी हासिल की जा सकती है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैंने आपको कॉल करने से पहले उसे हासिल कर लिया है क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस में हमारे खास आदमी मौजूद हैं और उनके चीफ ने फिल्म हमारे ही आदमी को सेफ में महफूज करने के लिए दी थी। मैंने वो कॉपी स्पेशल कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा दी है, राना हाउस के एड्रेस पर। नाटरान ने कहा। ओके, बहरहाल तुमने इस मिशन के सिलसिले में होशियार रहना है, एक बात। और दूसरी बात यह कि काफिस्तान के सरहदी पहाड़ी इलाके कास्ट्रिया में काफिस्तान ने खुफिया मिसाइल सेक्शन बनाया हुआ है। इस सिलसिले में बुनियादी मालूमात तुमने हासिल करनी है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये सर, मैं आज ही काम शुरू कर देता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। तो ब्लैक ज़ीरो ने बगैर कुछ कहे क्रैडल दबाया और टून आने पर उसने राना हाउस फ़ोन करके जोसेफ से कह दिया कि काफिस्तान से स्पेशल कोरियर सर्विस के जरिए एक पैकेट राना हाउस पहुंचेगा, उसे फ़ौरन और इंतहाई एहतियात से पहुंचा दिया जाए। हदायत देने के बाद उसने रिसीवर रखा और एक बार फिर उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। वैसे फिल्म की कॉपी के हसूल और काफिस्तान की तरफ से मिशन मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले किए जाने की इत्तलात ने उसका ज़हनी दबाव ख़त्म कर दिया था क्योंकि उसे मालूम था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इस काबिल नहीं है कि मिशन को आसानी से मुकम्मल कर सके। कर्नल क्रिश्चियन अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा, सामने मेज़ पर मौजूद नक्शे पर झुका हुआ था। ये नक्शा इस इलाके का था जहाँ पाकिस्तान का मिसाइल सेक्शन था। इसके साथ साथ इस नक्शे में काफिस्तान की सरहद और इसके इर्द गिर्द का इलाका भी दिखाया गया था। कर्नल क्रिश्चियन बड़े गौर से इस नक्शे को देखने में मसरूफ़ था कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला और लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। तो कर्नल क्रिश्चियन ने चौंक कर उसे देखा। आने वाले ने उसे इंतहाई मोतबाना अंदाज में सलाम किया। आओ शेखर, कर्नल क्रिश्चियन ने कुर्सी की पोस्ट से अपनी कमर लगाते हुए कदरे नरम लहजे में कहा क्योंकि शेखर उसका नंबर 2 था और कर्नल क्रिश्चियन के मुताबिक वो इंतहाई ज़हीन, फुर्तीला और फाल एजेंट था। एग्रीमिया में जो ट्रेनिंग दी गई थी इसमें शेखर ने पहली पोजीशन हासिल की थी और उसकी कारकर्दगी की तारीफ वहाँ के साथ भी खुलेआम करते थे। कर्नल क्रिश्चियन उसे ब्लैक टावर की ना कहा करता था। वैसे शेखर गैर शादीशुदा था और तवील अरसे से वो काफिस्तान की कमांडो तंजीम में खिदमत सर अंजाम दे रहा था। बस मैंने एक ऐसे आदमी को तलाश कर लिया है जो वाशिक के सारे इलाके में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। शेखर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओ, कौन है वो? क्या वो पाकिस्तान आई है? कर्नल क्रिश्चियन ने चौंक कर पूछा। नहीं, बास काफिस्तानी है, अलबत्ता उसके बाप वाशिक से हिजरत करके काफिस्तान आया था। इस आदमी का नाम गोजू है। गोजू इंतहाई फुर्तीला और ज़हीन आदमी है। यहाँ काफिस्तान में वो एक फर्म में चौकीदार है। वाशिक में वो पैदा हुआ और वहीं जवान हुआ तो उसके बाप काफिस्तान हिजरत कर आया और अभी चूँकि इस कबीले के बेशुमार अफराद वाशिक में रहते हैं इसलिए वो अक्सर वाशिक जाता रहता है और वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। शेखर ने तफसील बताते हुए कहा। क्या उसे मालूम है कि मिसाइल सेक्शन कहाँ बनाया गया है? कर्नल क्रिश्चियन ने पूछा। नो सर, ये मिसाइल सेक्शन आबादी से हटकर बनाया गया है। वहाँ करीब एयरफोर्स का अड्डा भी है और इसलिए वहाँ हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं। यही वजह है कि वहाँ किसी को स्टेशन के बारे में मालूम नहीं हो सका था। अलबत्ता गोजू से आसानी से ट्रेस कर सकता है और यकीनन ऐसे रास्ते भी तलाश कर सकता है कि जहाँ से हम किसी की नज़रों में आए बगैर वहाँ तक पहुँच सकें। शेखर ने कहा। तुमने वो फिल्म तो देखी है जो स्टाम से मंगवाई गई है? कर्नल क्रिश्चियन ने कहा। ये बात शेखर ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो कि गोजू को साथ लेकर वहाँ के ग्राउंड लगाओ। ज़्यादा आदमियों की निस्बत 2 आदमी ज़्यादा आसानी से वहाँ छुप सकते हैं। वहाँ की तफसील से चेकिंग करो, आने जाने के रास्ते में इनकी मौजूद रुकावटें और वहाँ की सूरत हाल और फिर इसे तबाह करने का प्लान, ये सब कुछ तुम तैयार करके लाओ। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी तो भरपूर मिशन इस कदर आसान हो जाएगा जैसे छुरी से मक्खन काटा जाता है। कर्नल क्रिश्चियन ने कहा। लेकिन इसमें कुछ दिन लग जाएंगे। बात शेखर ने कहा। तो क्या हुआ? हमें कोई जल्दी नहीं है। मिसाइल सेक्शन कहीं भागा तो नहीं जा रहा, लेकिन ये ब्लैक टावर का पहला मिशन है इसीलिए इसे हर कीमत पर कामयाब होना चाहिए। कर्नल क्रिश्चियन ने कहा। ये बात शेखर ने कहा। तो जाओ और जाकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराओ और हाँ, एक बात का खसूसी तौर पर ख्याल रखना कि हो सकता है कि वहाँ उन्होंने खसूसी निगरानी करा रखी हो और तुम उनकी नज़रों में आ जाओ। कर्नल क्रिश्चियन ने कहा।
मैं वहाँ गोजू की तरह मुकामी आदमी बनकर जाऊँगा। बास आप बेफिक्र हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं लाजमन कामयाब होकर आऊँगा। शेखर ने बड़े जज्बाती से लहजे में कहा। इसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कर्नल कृष्ण को सलाम किया, फिर तेज़ कदम उठाता दरवाजे से बाहर चला गया। तो कर्नल कृष्ण ने नक्शा तय करके उसे वापस मेज़ की दराज में रखा और रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस पास दूसरी तरफ से एक मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान से कोई खसूसी रिपोर्ट इस इमरान के बारे में, कर्नल कृष्ण ने कहा। इस पास लेकिन तफसीली रिपोर्ट नहीं दी गई, बल्कि कहा गया है कि तफसीली रिपोर्ट बाद में दी जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया, जैसे ही तफसीली रिपोर्ट आए मुझे कॉल कर देना, कर्नल कृष्ण ने कहा। इस पास दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल कृष्ण ने रिसीवर रख दिया और मेज़ की तरह से एक फ़ाइल निकालकर उसने सामने रखी, फिर इसे खोलकर उस पर झुक गया। तकरीबन 2 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल कृष्ण बोल रहा हूँ, कर्नल कृष्ण ने तेज़ लहजे में कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कीजिए बास, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल कृष्ण बेइख्तियार चौंक पड़ा। यस कराओ बात, कर्नल कृष्ण ने कहा। हेलो, चंद लम्हों बाद प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल कृष्ण बोल रहा हूँ सर, कर्नल कृष्ण ने इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है मिशन के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जनाब, मिशन की तैयारियां हो रही हैं। मेरा हाथ आदमी वाशिक में पहुंच चुका है, वो मुझे 1-2 दिन में वहां की तफसीली रिपोर्ट दे देगा। इसके बाद ब्लैक टावर जाकर मैं मिशन मुकम्मल कर लूंगा, कर्नल कृष्ण ने कहा। लेकिन अगर तुम्हारा आदमी वहां चेक हो गया तो फिर, दूसरी तरफ से कहा गया। वो वहाँ के मुकामी आदमी के रूप में जाएगा और वो इंतहाई तेज़ आदमी है, इसलिए आप बेफिक्र रहें, वो किसी सूरत भी चेक न हो सकेगा, कर्नल कृष्ण ने कहा। मैंने सरकारी तौर पर असल फिल्म मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल जोगिंदर सिंह के हवाले की है, ताकि सरकारी तौर पर वो मिशन मुकम्मल करने की तैयारियां करता रहेगा और पाकिस्तानी एजेंट्स ये समझते रहेंगे कि मिशन मिलिट्री इंटेलिजेंस को दिया गया है, जबकि मिशन ब्लैक टावर ने मुकम्मल करना है। लेकिन तुमने ज़्यादा देर नहीं करनी, वरना अगर तुम्हारे बारे में बात आउट हो गई तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आपने बहुत अच्छा किया है। वैसे मेरे आदमी वहाँ इमरान की निगरानी कर रहे हैं, ताकि उसके बारे में ताज़ा तरीन रिपोर्टें मिलती रहें। इस तरह हमें मालूम होता रहेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कर्नल कृष्ण ने कहा। बहरहाल इस मिशन में मुझे कामयाबी चाहिए हर कीमत पर, वज़ीर आज़म ने कहा। यस सर, ऐसा ही होगा सर, कर्नल कृष्ण ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, साथ साथ रिपोर्ट देते रहो, वज़ीर आज़म ने कहा। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कर्नल कृष्ण ने फ़ोन का रिसीवर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो कर्नल कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल कृष्ण ने कहा। बास पाकिस्तान से 3-1 तफसीली रिपोर्ट देना चाहता है, दूसरी तरफ से मोतबाना लहजे में कहा गया। कराओ बात, कर्नल कृष्ण ने कहा। हेलो सर, मैं पाकिस्तान से 3-1 बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, कर्नल कृष्ण ने कहा। बास, इमरान की निगरानी SRS से की जा रही है। इमरान अपने फ्लैट से एक और बड़ी इमारत में गया और वहाँ काफ़ी देर रहा। इस इमारत को अंदर से चेक नहीं किया जा सका। बहरहाल फिर इमरान वहाँ से निकला और कार में सवार होकर मिलिट्री एयरपोर्ट गया। तो वहाँ मिलिट्री एयरपोर्ट का इंटेलिजेंस का चीफ पहले से मौजूद था। फिर इमरान हेलीकॉप्टर पर सवार होकर चीफ के साथ एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर पर सवार हुआ और वाशी के इलाके में एयरफोर्स के अड्डे पर उतरा। वहाँ तकरीबन 2 घंटे रहने के बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर पर वापस मिलिट्री एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ से इमरान कार लेकर वापस अपने फ्लैट में चला गया। 3-1 ने कहा। मिलिट्री एयरपोर्ट और वाशिक में तुमने कैसे निगरानी की है, कर्नल कृष्ण ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिलिट्री एयरपोर्ट पर हमारा एक आदमी मौजूद है, उसने रिपोर्ट दी है और उसी ने बताया था कि हेलीकॉप्टर ने वाशिक के एयरफोर्स के अड्डे पर जाना है और उसने वहां मौजूद अपने एक आदमी से बात की और उसने ये रिपोर्ट दी है, 3-1 ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि इमरान बजाते खुद वहाँ इंतजाम चेक करने गया था, कर्नल कृष्ण ने कहा। यह सर, दूसरी तरफ से मुख्तसर जवाब दिया गया। वहाँ एयरफोर्स के अड्डे पर जो आदमी है उससे बराह रास्त रब्ता करो, वो बेहद अहम आदमी है, वो हमारे लिए काम कर सकता है, कर्नल कृष्ण ने कहा। यह सर, मैंने भी यही सोचा है कि उसे बारी मुआवजा देकर अपने साथ मुस्तकिल अटैच कर लिया जाए, 3-1 ने कहा। ठीक है, निगरानी जारी रखो, कर्नल कृष्ण ने कहा और रिसीवर आकर उसने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, जैसे वो इस सारे काम से थक सा गया हो। चंद लम्हे वो होंठ भींचे खामोश बैठा रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फ़ोन के नीचे लगे हुए सफ़ेद रंग के बटन को प्रेस करके उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राक्षी खिलाफ रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जमुना देवी से बात कराओ, मैं कर्नल कृष्ण बोल रहा हूँ, कर्नल कृष्ण ने कहा। ये सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से मोतबाना लहजे में कहा गया। हेलो, जमुना बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक मुतन्नम निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल कृष्ण बोल रहा हूँ। जमुना, क्या तुम फारिग हो, कर्नल कृष्ण ने कहा। फारिग किन मानों में, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। मैंने चंद रोज़ में एक इंतहाई अहम मिशन मुकम्मल करना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मिशन पर जाने से पहले मेरे असाब पर कोई बोझ ना हो, और ऐसा इस वक्त हो सकता है जब मुझे तुम्हारी कंपनी मुयसर आ जाए, कर्नल कृष्ण ने बड़े आशिकाना लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से जमुना बेइख्तियार मुतन्नम आवाज़ में हंस पड़ी। ओके, मैं अपनी तमाम तर मसरूफियात मनसूख कर देती हूँ, तुम आ जाओ स्पेशल फ्लैट पर, जमुना ने कहा। ठीक है डियर, मैं पहुँच रहा हूँ, कर्नल कृष्ण ने मुसरत भरे लहजे में कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। उसने फैसला किया था कि जब तक शेखर वापस नहीं आता वो जमुना के साथ ही वक्त गुजारेगा, क्योंकि इस मिशन की वजह से उसके असाब पर वाकई बेहद बोझ था और चूँकि फ़िलहाल एक्शन में आने का कोई स्कोप नहीं था, इसलिए वो इस अंदाज में वक्त गुजारना चाहता था। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, वो स्टाम वाली फिल्म की कॉपी नौटरान ने हासिल करके भिजवा दी है। ब्लैक ज़ीरो ने मेज़ की दराज खोलकर एक माइक्रो फिल्म निकालकर इमरान के सामने रखते हुए कहा।
ओ वेरी गुड, इसकी तो बेहद ज़रूरत थी। कैसे मिली ये फिल्म? इमरान ने फिल्म उठाते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने नॉट्रॉन से होने वाली गुफ्तगू दोहरा दी। साथ ही ये भी बता दिया कि स्पेशल कोरियर सर्विस के जरिए फिल्म राना हाउस पहुंची, जहां से जोसेफ यहां पहुंचा गया। तुमने देखी है ये फिल्म? इमरान ने कहा जी हाँ देखी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस फिल्म की बुनियाद पर काफिरस्तानी एजेंट असल स्टेशन तक नहीं पहुँच सकते। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। क्यों? इमरान ने कहा इसलिए इमरान साहब की इस फिल्म में स्टेशन का दाखिली दरवाज़ा दिखाया गया है, फिर अंदरूनी तौर पर मौजूद तमाम सिक्योरिटी निज़ाम और मिसाइल और उनकी तनसीबात की तफसीली फिल्म तैयार की गई है। बैरूनी महल वकूम में सिर्फ एक पहाड़ी और इस पर मौजूद एयरफोर्स के अड्डे को दूर से दिखाया गया है। इसलिए ये तो हो सकता है कि इस पहाड़ी की खसूसी बनावट की वजह से ये तो मालूम हो जाए कि ये अड्डा वाशिक में है, लेकिन वाशिक तो बेहद वसी और रीज़ इलाका है, फिर बंजर इलाका है, वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। इसलिए काफिरस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस कम अज़ कम इस फिल्म के जरिए खसूसी स्पॉट को चेक नहीं कर सकती। ब्लैक ज़ीरो ने कहा मैं पहले फिल्म देख लूँ फिर बात होगी। इमरान ने कहा और उठकर लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ गया। फिर उसकी वापसी कुछ देर बाद हुई। क्या नतीजा निकाला आपने? ब्लैक ज़ीरो ने कहा वही जो तुमने निकाला है। वैसे इस एयरफोर्स के अड्डे की वजह से इसको ट्रेस किया जा सकता था, इसलिए मैंने वहाँ जाकर सारी चेकिंग करने के बाद उन्हें हदायत दे दी हैं और अब अड्डे की तरफ वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर और मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। उसकी बजाय मुतबादिल रास्ता खोला गया है जो अड्डे से काफ़ी दूर जाकर निकलता है। इस तरह अगर अड्डे को पेश नज़र रखकर वो लोग वहाँ पहुँचेंगे तो फिर वो रास्ता ट्रेस ना कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैंने एयरफोर्स पर चौकी पर निगरानी करने वाली खसूसी मशीनरी नस्ब करने के अहकाम दे दिए हैं ताकि बुलंदी से इर्द गिर्द के तमाम इलाके की 24 घंटे चेकिंग की जा सके और अंदरूनी सिक्योरिटी निज़ाम भी तब्दील कर दिया गया है। अब अगर वो लोग पहुंच भी जाएं तब भी ये फिल्म उन्हें कोई फ़ायदा ना देगी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा इमरान साहब मिशन इंटेलिजेंस को दिया गया है और मिलिट्री इंटेलिजेंस इस अंदाज में काम नहीं करती जिस अंदाज में सीक्रेट सर्विस या दूसरी एजेंसियाँ करती हैं, इसीलिए लाजमन वो लोग एयरफोर्स के अड्डे पर मौजूद किसी आदमी को साथ मिलाएंगे, फिर इसके जरिए वो मिसाइल स्टेशन के किसी आदमी को अपने साथ शामिल करेंगे। इसके बाद इस आदमी के जरिए वहाँ ऐसी मशीनरी भिजवाई जाएगी जिससे तमाम हिफाजती निज़ाम ज़ीरो हो जाए और वो आदमी रास्ता भी खोल दे। इस तरह वो मिशन मुकम्मल करेंगे। ऐसी सूरत में कुछ भी हो सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन असल बात यह है कि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आया कि किस कदर हम मिशन काफिरस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले किया गया है। वहाँ कई एजेंसियां हैं जो इनसे बेहतर अंदाज में मिशन मुकम्मल कर सकती हैं। काफिरस्तानी सीक्रेट सर्विस है, स्पेशल एजेंसी है और बहुत सी एजेंसियां हैं। इमरान ने कहा लेकिन फिल्म बाकायदा मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को दी गई है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने बगैर कोई जवाब दिए हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़ रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रेनबो क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और टून आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रेनबो क्लब रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। शाकिर अली से बात कराएं, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया हेलो शाकिर अली बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ। शाकिर अली। इमरान ने कहा ओ आप फरमाइए आज कैसे याद किया है? शाकिर अली ने चौंक कर कहा तुमने एक बार बताया था कि काफिरस्तान में तुम्हारा कोई मुखबरी का सेटअप है। इमरान ने कहा मेरा बराह रास्त तो नहीं है, अलबत्ता वहाँ की एक पार्टी का है, उसके जरिए काम हो सकता है। शाकिर अली ने जवाब दिया क्या वो अपने मुल्क की सरकारी एजेंसियों के खिलाफ काम करेंगे? इमरान ने कहा वो दौलत के पुजारी हैं इमरान साहब, दौलत लेकर वो अपने सगे बाप के खिलाफ भी काम करने पर तैयार हो जाएंगे। शाकिर अली ने कहा काफिरस्तान के नौमंतब वज़ीर आज़म की स्पेशल सेक्रेटरी के साथ मामला तय हो सकते हैं या नहीं? इमरान ने कहा किस किस्म के मामला? शाकिर अली ने चौंक कर पूछा पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम मिशन काफिरस्तान के नौमंतब वज़ीर आज़म ने शुरू कराया है और ये मिशन जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मिसाइल स्टेशन से है, ये मिशन मिलिट्री इंटेलिजेंस को दिया गया है, जबकि वहाँ इससे बेहतर काम करने वाली एजेंसियाँ भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ऐसा हमें सिर्फ डांट देने के लिए किया जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि असल हालात सामने आ सके और इन बातों का इल्म हो सके जो सिर्फ स्पेशल सेक्रेटरी को ही हो सकता है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म की हर कॉल सुनती है और हर मामले में शामिल रहती है। इसलिए जाहिर है वज़ीर आज़म ही इंतहाई बातमाद सेक्रेटरी को ही साथ रखते हैं। इमरान ने कहा आप किस नंबर से बात कर रहे हैं? शाकिर अली ने कहा मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। इमरान ने कहा आप कितना मुआवजा दे सकते हैं, कोई हद बता दे। शाकिर अली ने कहा मुआवजे की बात छोड़ो, मालूमात हद में होनी चाहिए, वरना मुआवजे की गर्ज से गलत मालूमात भी मुहैया कर दी जाती हैं जिससे मामलात मज़ीद उलझ जाते हैं। इमरान ने कहा इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक आदमी ऐसा है जो मेरा खास आदमी है, वो इस पार्टी का आदमी है जिस पार्टी के वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म की नाक का बाल समझा जाता है और मुस्तकिल तौर पर प्राइम हाउस में रहता है। वो भी लंबी रकमें कमाने के आदी है, इसलिए मैं उससे बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो भारी मुआवजे पर काम कर देगा। शाकिर अली ने कहा कितनी देर लगेगी? इमरान ने कहा आप 1 घंटे बाद फ़ोन कर लें। शाकिर अली ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये शाकिर अली कौन है? आपने पहली बार उससे रब्ता किया है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा हाँ, ये काफिरस्तान से यहाँ 2 साल पहले शिफ्ट हुआ है, वहाँ पर इसका क्लब था। यह आदमी फितरी तौर पर किसी के नीचे दबकर रहने वाला नहीं है, इसीलिए इसका झगड़ा वहाँ के किसी सिंडिकेट से हो गया। सिंडिकेट ताकतवर था, उसने इसका क्लब बमों से उड़ा दिया और उसके बच्चों और बीवी को भी हलाक कर दिया, जिस पर यह मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। यहाँ उसने रेनबो क्लब खोला है। मेरी एक बार सुपर फयाज के साथ उससे मुलाकात हुई तो मुझे आदमी बाएतमाद लगा। मेरी उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि उसका सेटअप अब भी काफिरस्तान में है, इसलिए मुझे अचानक ही उसका ख्याल आ गया। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया।
तो आप इस बात पर मशकूक हैं कि ये मिशन मिलिट्री इंटेलिजेंस को सिर्फ ज़ाहरी तौर पर दिया गया है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, ये बात मेरे हलक से नहीं उतरती कि इंतहाई भारी कीमत देकर जो फिल्म उन्होंने ब्लू कास्ट इस अंदाज में खरीदी है उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले करके वो इत्मीनान से बैठ जाएंगे। लाजमन इसमें कहीं ना कहीं कोई मसला है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देने के बजाय सिर्फ फ़ोन पेच लिए। फिर 1 घंटा गुजरने के बाद इमरान ने फ़ोन उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रेमो क्लब एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, शाकिर अली से बात कराएं, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, ये सर होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, शाकिर अली बोल रहा हूँ। 4 लम्हों बाद शाकिर अली की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है शाकिर अली? मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, इमरान साहब, इस आदमी से बात हो गई है, इसको खुद इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म की स्पेशल सेक्रेटरी रीना उसकी दोस्त है, उसने ही उसकी अपॉइंटमेंट करवाई है। उसने रीना और अपने लिए 50 लाख रुपए तलब किए हैं। शाकिर अली ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि मालूमात हतमी होंगी? इमरान ने कहा, मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकता इमरान साहब, वैसे ऐसे लोगों को इल्म होता है कि जो लोग इस कदर मुआवजा दे सकते हैं वो गलत मालूमात पर गोली भी मार सकते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कि वो मालूमात हतमी ही मुहैया करेगा। शाकिर अली ने कहा, गुड शो, तुम्हारी बात वाकई माकूल है। ओके, तुम उसे अपनी तरफ से मुआवजे की गारंटी दे दो और अपने बैंक अकाउंट और बैंक के बारे में मुझे बता दो, रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शाकिर अली ने अकाउंट और बैंक के बारे में बता दिया। अब कब तक ये मालूमात मिल जाएंगी? इमरान ने कहा, 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि पहले वो आदमी रीना से मालूमात हासिल करेगा, फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आकर किसी महफूज फ़ोन से मुझे फ़ोन करके मालूमात मुहैया करेगा। शाकिर अली ने कहा, ओके, मैं 2-3 घंटे बाद तुम्हें दोबारा फ़ोन कर लूँगा। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके अकाउंट में रकम भिजवा दो, शायद कोई काम की बात सामने आ जाए। इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 3 घंटे उन्हें इधर उधर की बातें करके गुजारना पड़े। 3 घंटे बाद इमरान ने एक बार फिर शाकिर अली से रब्ता किया। शाकिर अली बोल रहा हूँ। शाकिर अली की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, कुछ पता चला है या नहीं? इमरान ने कहा, इमरान साहब, क्या आप मेरे क्लब आ सकते हैं? मैं वो मालूमात फ़ोन पर मुहैया नहीं कर सकता। शाकिर अली ने कहा, ओ अच्छा, मैं आ रहा हूँ। इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। कोई खास बात हो गई है शायद? ब्लैक ज़ीरो ने उठते हुए कहा। हाँ, लगता तो ऐसे ही है, अब देखो क्या निकलता है पहाड़ खोदने से। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रोज़ी रास्कल ने कार जैसे ही रेनबो क्लब की पार्किंग में रोकी, उसकी नज़र साइड पर खड़ी हुई स्पोर्ट्स कार पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि वो इस कार को अच्छी तरह पहचानती थी कि ये टाइगर के उस्ताद अली इमरान की कार है। ये टाइगर का उस्ताद इस छोटे से क्लब में क्यों आया है? रोज़ी रास्कल ने कार से उतरते हुए बड़बड़ा कर कहा। वो खुद इस क्लब में काम करने वाले एक आदमी से मिलने आई थी, क्योंकि वो आदमी, जिसका नाम जिगर था, क्लब के इंतजामात में बेहद माहिर था और उसे चूँकि अपने क्लब रेड सी में इंतजामात के सिलसिले में अक्सर शिकायत मिलती रहती थी, इसीलिए रेनबो क्लब के सामने से गुजरते हुए उसे अचानक ख्याल आया कि वो जिगर से मिल ले। चुनाचे वो कार मोड़ कर इधर आ गई, लेकिन इमरान की कार देखकर उसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगे। फिर एक ख्याल आते ही वो चौंक पड़ी। उसे ख्याल आया था कि इस गैर अहम और छोटे से क्लब में लाजमन टाइगर का उस्ताद अपनी किसी दोस्त लड़की के साथ आया होगा, और ये ख्याल आते ही उसने फैसला किया था कि वो चेकिंग करेगी ताकि टाइगर को बता सके कि वो जो अपने उस्ताद के किरदार की तारीफ़ें करता रहता है वो किस टाइप का आदमी है। चुनाचे वो तेज़ तेज़ कदम उठाते क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गई। क्लब का हाल आधे से ज़्यादा खाली था, अलबत्ता कल क्लब में मौजूद अफराद अमीर तबके से मुतल्लिक थे। रोज़ी रास्कल काउंटर की तरफ बढ़ गई, जहाँ 2 आदमी मौजूद थे। जिगर कहाँ है? रोज़ी रास्कल ने एक आदमी से मुखातिब होकर कहा। वो अपने ऑफिस में है मैडम। इस आदमी ने मोदबाना लहजे में कहा। कहाँ है उसका ऑफिस? रोज़ी रास्कल ने पूछा। दाएं हाथ पर मौजूद राहदारी के आहर में मैडम, काउंटरमैन ने मोदबाना लहजे में कहा। अली इमरान को जानते हो? रोज़ी रास्कल ने कहा। यस मैडम, वो सुपरिटेंडेंट फयाज के दोस्त हैं, काउंटरमैन ने जवाब दिया। वो कहाँ है इस वक्त? हॉल में तो नज़र नहीं आ रहा, जबकि उसकी कार पार्किंग में मौजूद है। रोज़ी रास्कल ने कहा। वो जनरल मैनेजर शाकिर अली साहब के ऑफिस में है मैडम, काउंटरमैन ने जवाब दिया। वो ऑफिस कहाँ है? रोज़ी रास्कल ने कहा। इस राहदारी में पहले उनका ऑफिस है, इसके बास जिगर का ऑफिस है, काउंटरमैन ने जवाब दिया। तो रोज़ी रास्कल सर हिलाती हुई राहदारी की तरफ बढ़ गई। राहदारी के आगाज़ में शाकिर अली के ऑफिस का दरवाज़ा था, लेकिन बाहर कोई चौकीदार मौजूद नहीं था। रोज़ी रास्कल को मालूम था कि इमरान अंदर मौजूद होगा, इसलिए वो आगे बढ़ी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा ताकि उसे दबाकर खोले, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से इमरान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन रोज़ी रास्कल इसीलिए चौंकी थी क्योंकि उसके कान में राक्षी क्लब और जमुना देवी के नाम पड़े थे, और वो अच्छी तरह जानती थी कि राक्षी क्लब काफरस्तान का क्लब है और जमुना देवी इस क्लब की मालिक और मैनेजर है, और वो इंतहाई खूबसूरत मुकामी लड़की है। रोज़ी रास्कल भी चूँकि क्लब लाइन से मुतल्लिक थे, इसीलिए वो काफरस्तान आती जाती रहती थी, और वो राक्षी क्लब भी बेशुमार बार जा चुकी थी। और जमुना देवी तो उसकी खास सी बेतकल्लुफ़ दोस्त थी। अब जब उसने राक्षी क्लब और जमुना देवी के नाम इमरान की ज़ुबान से सुने तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी। वो चंद लम्हे खड़ी सोचती रही, फिर वो एक झटके से वापस मुड़ी और तेज़ी से हॉल में आहर कर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ती चली गई। क्लब से बाहर पब्लिक फ़ोन बूथ मौजूद थे। वो तेज़ी से एक फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ गई। फ़ोन बूथ पर इंटरनेशनल के अल्फाज नुमाया तौर पर पेंट किए गए थे। बूथ खाली था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। फिर उसने जैकेट की जेब से कार्ड निकालकर फ़ोन पीस के मखसूस खाने में डालकर जब उसे दबाया तो फ़ोन पर सब्ज़ रंग का बल्ब जाल उठा। तो रोज़ी रास्कल ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राक्षी क्लब रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पाकिशिया से रोज़ी रास्कल बोल रही हूँ, जमुना देवी से बात कराओ। रोज़ी रास्कल ने कहा। मैडम, जमुना देवी अपने स्पेशल फ्लैट पर गई हैं, अब वो शायद 4 रोज़ तक वहीं रहें। दूसरी तरफ से कहा गया।
क्या कोई हाथ शिकार हाथ आ गया है उसके? रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्या कह सकती हूँ मैडम। दूसरी तरफ से कहा गया तो रोज़ी रास्कल ने ग्रेडल दबाया और टून आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो कई बार जमुना देवी के साथ इस फ्लैट पर गई हुई थी। क्योंकि जमुना देवी ने जब भी किसी से कोई हाथ और खुफिया बात करनी होती वो इस फ्लैट पर ही किया करती थी, इसीलिए इस फ्लैट का खसूसी नंबर मालूम था। काफ़ी देर दूसरी तरफ घंटी बजती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। ये इस बड़े मुहतात लहजे में कहा गया, लेकिन आवाज़ और लहजे से रोज़ी रास्कल पहचान गई कि बोलने वाली जमुना है। रोज़ी रास्कल बोल रही हूँ बाकीशिया से, मैंने तुम्हारे खिलाफ फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम हाथ शिकार के साथ स्पेशल फ्लैट पर हो। कौन है ये बदकिस्मत शिकार? रोज़ी रास्कल ने कहा तो दूसरी तरफ से जमुना देवी के हंसने की मुतन्नम आवाज़ सुनाई दी। तुमने कैसे फ़ोन किया है? कोई खास बात? जमुना देवी ने उसकी बात को सिरे से ही गोल करते हुए कहा, मैं चंद रोज़ में काफिरिस्तान आ रही हूँ, इसीलिए फ़ोन किया था। रोज़ी रास्कल ने कहा, ज़रूर आओ, मुझे इत्तला दे देना, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। जमुना देवी ने कहा, लेकिन तुम तो मसरूफ़ हो। फिर रोज़ी रास्कल ने कहा, तुम 2-4 रोज़ बाद की बात कर रही हो, तब तक मैं फ़ारिग हो जाऊंगी और कोई खास बात नहीं। मेरा एक फास्ट फ्रेंड आया हुआ है और तुम भी उसे जानती हो। जमुना देवी ने कहा, फास्ट फ्रेंड? ओ, कमांडो सेक्शन वाला कर्नल कृष्ण तो नहीं? रोज़ी रास्कल ने चौंक कर कहा, हाँ वही है, तुम ज़रूर आओ, लेकिन आने से पहले मुझे फ़ोन ज़रूर कर लेना। जमुना देवी ने कहा, ओके गुड बाय। रोज़ी रास्कल ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो कई बार जमुना देवी के साथ कर्नल कृष्ण से भी मिल चुकी थी। कर्नल कृष्ण ने उसे बताया था कि वो मिलिट्री के कमांडो सेक्शन में काम करता है और जमुना देवी की उससे गहरी दोस्ती है, इसीलिए वो उसे फास्ट फ्रेंड कहा करती थी। रोज़ी रास्कल ने फ़ोन पीस में से कार्ड निकाला और फ़ोन बूथ से बाहर आ गई। फिर वापस क्लब में जाने के बजाय वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई अपनी कार की तरफ बढ़ गई, क्योंकि कार में मौजूद खसूसी ट्रांसमीटर से वो अब टाइगर को कॉल करना चाहती थी, ताकि उससे मालूम कर सके कि उसका उस्ताद राक्षी क्लब और जमुना देवी के बारे में क्यों बात कर रहा था। जमुना देवी उसकी गहरी दोस्त थी और उसे मालूम था कि इमरान बैनुल-अक़वामी सतह पर बतौर सीक्रेट एजेंट काम करता है, इसीलिए उसके मुंह से राक्षी क्लब और जमुना देवी का नाम सुनकर उसे ज़हनी तौर पर तशवीश सी पैदा हो गई थी। कार का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर बैठी और उसने डैशबोर्ड खोलकर अंदर मौजूद एक जदीद साख्त का छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और इस पर टाइगर की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फिर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रोज़ी रास्कल कॉलिंग ओवर। रोज़ी रास्कल ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस टाइगर अटेंडिंग यू। क्यों कॉल की है? ओवर। चंद लम्हों बाद टाइगर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। चीख क्यों रहे हो? कॉल ही तो की है, तुम्हें गोली तो नहीं मारी? ओवर। रोज़ी रास्कल ने भी गुस्सीले लहजे में कहा। उसे वाकई टाइगर के लहजे पर एक लहद गुस्सा आ गया था। तुमने सवाए फजूल बातों की और क्या कहना है, और मैं फारिग नहीं हूँ। ओवर। टाइगर ने भी गुस्सीले लहजे में कहा, तो मैं फजूल बातें करती हूँ? क्यों, ये तुम कह रहे हो? काश मुझे तुम्हारे उस्ताद का ख्याल न होता तो अब तक तुम्हारी लाश कटर के कीड़े खाकर हजम कर चुके होते, और अभी मैं तुम्हारे उस्ताद की वजह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। वो बेचारा 2 टके के आदमी से मालूमात हासिल करता फिर रहा है, जबकि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे उस्ताद को हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ वो जाने के लिए ठोकरे खाता फिर रहा है, और तुम कह रहे हो कि मैं फजूल बकवास करती हूँ। और सुनो, अब मेरी तरफ रुख भी ना करना, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ और तुम्हारा उस्ताद भी। ओवर एंड ऑल। रोज़ी रास्कल ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। इसके साथ उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जहन्नुम में जाए ये भी और इसका उस्ताद भी, नॉनसेंस, ना जाने अपने आप को क्या समझते हैं। रोज़ी रास्कल ने ट्रांसमीटर डैशबोर्ड में डालते हुए ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रांसमीटर रखती, ट्रांसमीटर से सीडी की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये टाइगर की ही होगा, मैं नहीं सुनती इसकी कॉल। नॉनसेंस कहता है मैं फजूल बकवास करती हूँ। मैं रोज़ी रास्कल। रोज़ी रास्कल ने एक बार फिर गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसने डैशबोर्ड बंद न किया था। ट्रांसमीटर से सीडी की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। चंद लम्हे बाद रोज़ी रास्कल ने एक झटके से ट्रांसमीटर बाहर निकाला, फिर उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो टाइगर कॉलिंग ओवर। टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। अब क्या है, क्यों कॉल की है? मैं तो तुम्हारे नज़दीक फजूल बकवास करती हूँ, फिर मुझे कॉल क्यों की है? ओवर। रोज़ी रास्कल ने उसी लहजे में कहा, तुमने इमरान साहब के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल करके अपनी मौत को यकीनी बना लिया है। रोज़ी रास्कल, तुम जैसे 2 टके की औरतें तो इमरान साहब से बात करने की ख्वाहिश में ही मर जाती हैं, और तुमने अपने आप को क्या समझ लिया है? मुझे बताओ कहाँ हो तुम, ताकि मैं आकर तुम्हारी 2 गज़ की ज़ुबान को हलक से बाहर खींच कर तुम्हें बताऊँ कि बड़े आदमियों के बारे में कैसे बात की जाती है। ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो वाकई बेहद गुस्से से बोल रहा था। अब लगी है ना मिर्चियाँ, पता चला है कि दूसरे भी तुमसे कम नहीं हैं। बड़े लोग मैंने बहुत देखे हैं, तुम्हारे और तुम्हारे उस्ताद जैसे बड़े लोग। और सुनो, अब तुम अपनी जान की फिक्र करो, अब मैं लाजमन तुम्हें गोली मार दूंगी। मेरा नाम रोज़ी रास्कल है, समझे? अब तक तुम इसीलिए ज़िंदा हो कि मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम दूसरों के लिए टाइगर होगे, मेरे लिए तुम एक चूहे से भी कम हैसियत रखते हो। खबरदार अब अगर मुझे कॉल की। ओवर एंड ऑल। रोज़ी रास्कल ने आखिर में चीखते हुए कहा। इसके साथ उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस डैशबोर्ड में फेंक दिया। क्या पार्किंग बॉय से तुमने लड़ने का भी टोकन लिया हुआ है या नहीं? अचानक उसे साइड से इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो रोज़ी रास्कल बेइख्तियार उछल पड़ी। उसके जहन में भी नहीं था कि साइड का दरवाज़ा खुला हुआ है, और चूँकि उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था इसीलिए इमरान उसके करीब खड़ा था। तुम क्या मतलब, तुम्हारे पाँव रबड़ के हैं? रोज़ी रास्कल ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। न जाने क्या बात थी कि इमरान के इस तरह अचानक सामने आ जाने पर वो जहनी तौर पर बौखला गई थी। इमरान उसकी बात सुनकर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसके साथ ही वो आगे बढ़ा, फिर कार की दूसरी साइड से आकर उसकी कार का दरवाज़ा खोला और साइड सीट पर बैठ गया। मुझे तुम्हारी आहट तक महसूस नहीं हुई, कब आए थे तुम? रोज़ी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा।
तुम टाइगर से लड़ने में मसरूफ़ थी, लेकिन ये लड़ाई तुम ट्रांसमीटर पर क्यों लड़ रही थी? हुज्जा कर दो चार हाथ दिखा देने थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोज़ी रास्कल बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो तो है ही इसी काबिल, लेकिन बहरहाल छोड़ो, रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करती, अचानक इमरान की जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो इमरान के साथ साथ रोज़ी रास्कल भी चौंक पड़ी। इमरान ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो टाइगर कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। ये सलीम इमरान अटेंडिंग यू क्यों कॉल की है ओवर। इमरान ने कहा। आप कहाँ मौजूद हैं बास ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई संजीदा लहजे में कहा गया। रोज़ी रास्कल की कार में क्यों ओवर। इमरान ने रोज़ी रास्कल की तरफ देखते हुए कहा। रोज़ी रास्कल की कार में, मगर अभी उसने मुझे कॉल करके कहा है कि आप किसी घटिया से क्लब में जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं इस वक्त रेनबो क्लब की पार्किंग में मौजूद हूँ। मैं यहाँ मैनेजर शाकिर अली से मिलने आया था। वापसी पर जब मैं पार्किंग में पहुँचा तो मैंने रोज़ी रास्कल की आवाज़ सुनी। रोज़ी रास्कल कार में बैठी ट्रांसमीटर पर तुमसे लड़ने में मसरूफ़ थी, चुनाचे मैं उसकी कार में बैठ गया ताकि उसे दुरुस्त अंदाज में लड़ने के तरीके सिखा सकूँ। और ये बात भी दुरुस्त है कि मैं यहाँ मालूमात हासिल करने आया था ओवर। इमरान ने कहा। आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ बस। अब इस रोज़ी रास्कल को वाकई सबक सिखाना पड़ेगा। अब उसने घटिया अंदाज में आपके बारे में बातें करना शुरू कर दी हैं ओवर। टाइगर ने कहा। तो तुम मुझे इसीलिए रोकना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी लड़ाई का चश्मदीद गवाह बन सकूं। रोज़ी रास्कल बहुत खुले दिल की मालिका है और ऐसे दिल नायाब होते हैं, इनमें मुनाफकत नहीं होती। इसीलिए रोज़ी रास्कल से तुम्हारी लड़ाई मुझे पसंद नहीं है और तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में डाल लिया। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे खुले दिल का कहा है और मैं वाकई ऐसी ही हूँ। और ये बात अपने शागिर्द को भी समझा देना। वैसे तुमने अच्छा किया है कि उसे यहाँ आने से मना कर दिया, वरना उसकी लाश ही यहाँ से जाती। रोज़ी रास्कल ने कहा। बिल्कुल समझा दूंगा, लेकिन तुमने ये बात कैसे टाइगर को कह दी कि मैं मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ आया हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि रोज़ी रास्कल कुछ नहीं जानती? मुझे मालूम है कि तुम काफरिस्तान के राक्षी क्लब और उसकी मालिका जमुना देवी के बारे में मालूमात शाकिर अली से लेने गए थे। तुम मुझे कहते मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहाँ पहुँचा देती। रोज़ी रास्कल ने बड़े फहराना लहजे में कहा। तुम्हारा इरादा मुझे टाइगर के हाथों मरवाने का है क्यों? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। टाइगर के हाथों क्या मतलब? ये तुम अच्छी भली बातें करते करते क्यों उलझी हुई बातें शुरू कर देते हो? रोज़ी रास्कल ने चौंक कर कहा। अभी तुमने खुद कहा है कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे जमुना देवी के पास पहुंचा दोगी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम टाइगर की बजाय मेरा हाथ पकड़ोगी तो क्या टाइगर मुझे गोली ना मार देगा? इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। वो खटोर आदमी इसकी बात कर रहे हो और मैंने तो मुहावरतन बात की थी, लेकिन क्या वाकई टाइगर ऐसा कर सकता है? क्या वाकई तुम उसके उस्ताद हो? इसके बावजूद भी क्या वाकई? रोज़ी रास्कल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम उसके सामने मेरा हाथ पकड़कर तो देखो, मुझे खुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी। इमरान ने कहा। तो रोज़ी रास्कल बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहरहाल ठीक है, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया कि टाइगर मेरे बारे में ऐसे जज्बात रखता है, वरना मैं वाकई फ़ैसला कर चुकी थी कि उसे गोली मार दूंगी। रोज़ी रास्कल ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। लेकिन ये बात तो तुम्हें मेरे बताए बगैर भी मालूम होनी चाहिए थी। इमरान ने कहा। बगैर बताए क्या मतलब? रोज़ी रास्कल ने चौंक कर कहा। लगता है तुमने उल्मियों नजूम सीख लिया है कि कार में बैठ कर हिसाब लगाया और तुम्हें पता चल गया कि मैं रेनबो क्लब में शाकिर अली से मिलने आया था और मैं राक्षी क्लब और इसकी मालिका जमुना देवी के बारे में पूछ रहा था। इमरान ने कहा। तो रोज़ी रास्कल बेइख्तियार हंस पड़ी। फिर उसने होती यहाँ आने, इमरान की कार देखने और थोड़े से खुले दरवाजे से इमरान की आवाज़ सुनने, फिर इंटरनेशनल पब्लिक फ़ोन बूथ से जमुना देवी को कॉल करने तक की तफसील बता दी। ये फास्ट फ्रेंड कौन है? इमरान ने कहा। क्योंकि रोज़ी रास्कल ने उसे बताया था कि जमुना देवी अपने फास्ट फ्रेंड के साथ स्पेशल फ्लैट पर मौजूद थी। ये काफरिस्तान के मिलिट्री कमांडो सेक्शन का कर्नल क्रिश्चियन है और मैं भी उससे कई बार मिल चुकी हूँ। रोज़ी रास्कल ने कहा। और ये स्पेशल फ्लैट कहाँ है? इमरान ने पूछा। तो रोज़ी रास्कल ने तफसील बता दी, जबकि मुझे मालूम हुआ है कि ये कर्नल क्रिश्चियन किसी ब्लैक टॉवर नामी सरकारी एजेंसी का चीफ है। इमरान ने कहा। होगा, मुझे तो उसने यही बताया था कि वो कमांडो सेक्शन में काम करता है। रोज़ी रास्कल ने कहा। तो मुझसे कभी मिली हो? इमरान ने कहा। हाँ, कई बार। क्यों? रोज़ी रास्कल ने कहा। क्या वो बेहद वजी और खूबसूरत है जो जमुना देवी उसे फास्ट फ्रेंड कहने पर मजबूर हो गई है? इमरान ने कहा। वो कहाँ से खूबसूरत हो गया? अलबत्ता उसका कदो कामत टाइगर जैसा है, वरना वो हुलिया के लिहाज से तो टाइगर का पासिंग भी नहीं। रोज़ी रास्कल ने मुँह बनाते हुए कहा। इसके साथ उसने कर्नल क्रिश्चियन का हुलिया तफसील से बता दिया। चलो अच्छा हुआ कि वो टाइगर जैसा नहीं है, वरना बेचारा टाइगर हाँ है भरता रह जाता। ओके, अब मुझे इजाज़त दो, मैं टाइगर को समझा दूंगा कि तुम वाकई बेहद अच्छी खातून हो। इमरान ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर उतर गया। ऐसा है तो मैं तुम्हारी वजह से उसे माफ़ कर रही हूँ, तुम उसे अच्छी तरह समझा देना। अब अगर वो मुझसे लड़ा तो मैं उसकी रूह भी सदियों तक तड़पती रहेगी। रोज़ी रास्कल ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। कुछ मालूम हुआ शाकिर अली से? इमरान साहब। इमरान के दानिश मंजिल पहुंचकर कुर्सी पर बैठते ही ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, बहुत कुछ मालूम हुआ है। इमरान ने कहा। इसके साथ उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।
नाटरॉन बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही नाटरॉन की आवाज़ सुनाई दी। एक्स-2 इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस चीफ दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। तुमने अब काम में गफलत बरतनी शुरू कर दी है और तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो सामने बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार चौंक पड़ा। सॉरी सर, अनजाने में कोई गफलत हो गई होगी, आइंदा ऐसे नहीं होगा, नाटरॉन ने जवाब दिया। गुड, तुम्हारे इस जवाब ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारे अंदर काम करने की हिस्स खत्म नहीं हुई, लेकिन इसे मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग समझना। इमरान ने इस पर कदरे नरम लहजे में कहा। थैंक यू सर, आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी, नाटरॉन ने मोदबाना लहजे में कहा। तुम काफिरिस्तान में रहते हुए इस बात से बेखबर हो कि हुकूमत ने एक नई एजेंसी ब्लैक टावर बनाई है जिसका चीफ कर्नल क्रिश्चियन है और पाकिस्तान के मिसाइल सेक्शन को तबाह करने का मिशन प्राइम मिनिस्टर ने ब्लैक टावर को दिया है, जबकि हमें डायट देने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस को सामने लाया जा रहा है। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, नाटरॉन ने गो मुख्तसर सा जवाब दिया था, लेकिन उसके लहजे में हैरत की झलकियां नुमायां थी। इमरान ने इस बात का सुराग लगाया है। उसने जो रिपोर्ट दी है इसके मुताबिक कर्नल क्रिश्चियन का कदोकामत इमरान की शागिर्द टाइगर जैसा है, इसीलिए मैंने प्लानिंग की है कि टाइगर को फौरी तौर पर काफिरिस्तान भेजा जाए ताकि कर्नल क्रिश्चियन, जो इस वक्त अपने दोस्त जमुना देवी, जो रक्शी क्लब की मालिक और मैनेजर हैं, के स्पेशल फ्लैट में है जो माया प्लाजा में है, उसका नंबर 333 है, तुम वहाँ रेड करो और इस कर्नल क्रिश्चियन और उसकी साथी औरत को बेहोश करके अपने अड्डे पर ले जाना। टाइगर तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, फिर टाइगर इस कर्नल क्रिश्चियन का रूप धार लेगा। कर्नल क्रिश्चियन से सब कुछ मालूम करके उसे खत्म कर देना, फिर टाइगर इस ब्लैक टावर को संभाल लेगा और इस एजेंसी का मिशन से पहले वहीं खात्मा कर दिया जाएगा। इमरान ने कहा। यस सर, वैसे अगर आप इजाज़त दे तो मेरा आदमी इस कर्नल क्रिश्चियन की जगह लेकर ये सब कुछ कर सकता है, नाटरॉन ने मोदबाना लहजे में कहा। नहीं, ये काम तुम्हारे किसी आदमी के बस का नहीं है। टाइगर इमरान का शागिर्द है, वो इस काम को बाखूबी संभाल लेगा, इसीलिए जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इमरान का लहजा सर्द हो गया। इस बात हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। टाइगर आज रात की फ्लाइट से काफिरिस्तान पहुंच जाएगा, तुम कोई आदमी एयरपोर्ट पर भिजवा देना और उसे टाइगर का हुलिया बता देना, वो टाइगर को तुम्हारे पास ले आएगा। टाइगर के वहाँ पहुँचने से पहले तुमने कर्नल क्रिश्चियन और उसकी औरत को फ्लैट से अगवा करा लेना है ताकि टाइगर वहां पहुंचते ही अपने काम का आगाज़ कर सके। इमरान ने कहा। ये सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रखा, फिर ट्रांसमीटर उठाकर अपने सामने रखा, उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, अली इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। टाइगर अटेंडिंग यू बॉस, ओवर। चंद लम्हों बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ मौजूद हो तुम, ओवर। इमरान ने कहा। स्टार क्लब में, बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। तुम फ़ौरन मेरे फ्लैट पर पहुंचो, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, तुम्हें काफिरिस्तान भिजवाना है, ओवर। इमरान ने कहा। ये पास, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये सब क्या हुआ है इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने शाकिर अली से मिलने वाली मालूमात और फिर रोज़ी रास्कल से मिलने वाली मालूमात सबकी तफसील बता दी, लेकिन फिर आपको हो साथ जाना चाहिए था, टाइगर अकेला कैसे ख़त्म कर सकेगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, रोज़ी रास्कल के मुताबिक इस कर्नल क्रिश्चियन का कदोकामत टाइगर जैसा है और टाइगर बहरहाल मेरा शागिर्द है, मैं उसे तफसील से सब कुछ समझा दूंगा। इधर नाटरॉन उसकी मदद करेगा, फिर ब्लैक टावर ख़त्म हो जाएगी, इमरान ने कहा। लेकिन क्या ब्लैक टावर के ख़त्म हो जाने से मिशन भी ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हमें बहरहाल इतना वक्त मिल जाएगा कि हम इस खतरे का सद्भाव कर सकें, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो हंस पड़ा। लेकिन इस ब्लू कास्ट का क्या होगा, ऐसा ना हो कि काफिरिस्तान दोबारा इससे रब्ता करे, फिर वो नए स्टेशन की फिल्म तैयार कराकर उसे दे दे। पहले तो रोज़ी रास्कल की वजह से हमें इल्म हो गया था, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि दोबारा भी ऐसा हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। टाइगर की वापसी के बाद वहाँ जूलिया और उसके साथियों को भिजवा दूंगा, वो इसका खात्मा आसानी से कर देंगे, पहले हम अपने मुल्क पर आने वाले खतरे को दूर कर लें, इमरान ने कहा। इसके साथ ही वोट खड़ा हुआ तो ब्लैक ज़ीरो भी उठकर खड़ा हो गया। काफिरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में मौजूद थे कि सामने मेज़ पर मौजूद कई रंगों के फ़ोन में से सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बाज उठी तो उन्होंने चौंक कर इस फ़ोन की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, प्राइम मिनिस्टर ने मखसूस लहजे में कहा। सर, कर्नल क्रिश्चियन के ऑफिस से उनकी सेक्रेटरी रामायण आपसे इंतहाई अहम बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से उनकी सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल क्रिश्चियन के ऑफिस के उनकी सेक्रेटरी, क्या मतलब, क्यों, प्राइम मिनिस्टर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने उनसे ये बात पूछी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इंतहाई अहम बात सिर्फ आपसे ही करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। कराओ बात, प्राइम मिनिस्टर ने होंठ बेचते हुए कहा। हेलो सर, मैं ब्लैक टावर ऑफिस से कर्नल क्रिश्चियन का सेक्रेटरी रामायण बोल रहा हूँ। 4 लम्हों बाद दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद मतूहिश था। कर्नल क्रिश्चियन कहाँ है और उसने कॉल क्यों नहीं की, प्राइम मिनिस्टर ने सर्द लहजे में कहा। उसी बारे में इत्तला देनी है सर, कर्नल क्रिश्चियन और उनके 6 साथियों की लाशें उनके ऑफिस में पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। तो प्राइम मिनिस्टर को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सर पर एटम बम मार दिया हो। उनके लाभ खुले, लेकिन सख्ते जैसी कैफियत की वजह से उनके मुंह से कोई अल्फाज ना निकल सके। हेलो सर, 4 लम्हों बाद रामायण की आवाज़ सुनाई दी तो प्राइम मिनिस्टर को जैसे एक झटका सा लगा। क्या क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो या फिर नशे में हो, प्राइम मिनिस्टर ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। उन्हें सब ने ऐसा झटका पहुंचाया था कि उन्हें अपने मनसब का भी ख्याल नहीं रहा था। सर, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मैं अभी ऑफिस आया हूँ, ऑफिस की सफाई के लिए सुबह मैं ही आकर ऑफिस खोलता हूँ। मैंने ऑफिस खोला और अंदर आए तो ऑफिस की बड़ी मेज़ पर 7 लाशें पड़ी हुई थी। ये लाशें कर्नल क्रिश्चियन और ब्लैक टावर के मेंबरान की लाशें थी। उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया था। मेरी हालत भी उन्हें देखकर खराब हो गई थी, लेकिन फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और चूंकि मुझे मालूम है कि ब्लैक टावर की क्या हैसियत है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। दूसरी तरफ से तफसील बताते हुए कहा गया।
ऑफिस में ये सब कैसे मारे गए? हो सकता है कि ये लाशें किसी और की हों और उनका मेकअप किया गया हो। प्राइम मिनिस्टर ने इस बार संभले हुए लहजे में कहा। ये सर ऐसा भी हो सकता है सर, अगर आप इजाज़त दे तो यहाँ मेकअप वॉशर मौजूद है, मैं चेक कर लूँ। रामायण ने भी इस पर उम्मीद भरे लहजे में कहा। हाँ, चेक करके मुझे कॉल करो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया जैसे ये सब कुछ शिया दराए से क्रैडल का ही हो। इसके साथ ही उन्होंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उन्हें सबर ने वाकई ऐसा शॉक पहुंचाया था कि उन्हें अभी तक अपने जहन में धमाके से महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। ये वाकई अगर असल में लाशें हैं तो फिर ये सब किसने किया होगा और कैसे किया होगा? ये लोग तो इंतहाई तरबियत याफ्ता थे, प्राइम मिनिस्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद सफ़ेद रंग की फ़ोन की घंटी एक बार फिर बाज उठी तो प्राइम मिनिस्टर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, प्राइम मिनिस्टर ने सख्त लहजे में कहा। रामायण की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से उनकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, वज़ीर आज़म ने इंतहाई उम्मीद भरे लहजे में कहा। उनको अचानक ख्याल आ गया था कि लाजमन ये लाशें नकली होंगी। सर, मैं रामायण बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रामायण की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या रिपोर्ट है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जनाब, तमाम लाशें असल हैं, मैंने चेक कर लिया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो प्राइम मिनिस्टर ने होंठ खींच लिए। ये सब कैसे हो गया? तुम बताओ, ये सब कैसे हो गया? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जनाब, कल तक तो सब कुछ ठीक था। कर्नल कृष्ण साहब ऑफिस में बैठे थे। रात को उन्होंने पूरी टीम को खसूसी मीटिंग कॉल की थी। इसके बाद क्या हुआ इसका इल्म नहीं और आज सुबह ये सब कुछ सामने आया है, रामायण ने कहा। ठीक है, तुम पुलिस को इत्तला दे दो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और रिसीवर एक बार फिर क्रैडल पर पटक दिया। इसके साथ उन्होंने सुरफरान के फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ये इनके प्रेसिडेंट साहब के साथ हॉटलाइन थी। ये राब्ता कायम होते ही सदर की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जनाब, मैं प्राइम मिनिस्टर रामाचंद बोल रहा हूँ। एक इंतहाई अहम मामला डिस्कस करना है, अब स्पेशल मीटिंग रूम में वक्त दें, प्राइम मिनिस्टर ने मोतबाना लहजे में कहा। किस सिलसिले में? सदर ने चौंक कर पूछा। ब्लैक टावर के सिलसिले में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ओके, अभी आ जाएं, दूसरी तरफ से कहा गया। ये सर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इसके साथ उन्होंने रिसीवर रखा और उठ खड़े हुए। फिर थोड़ी देर बाद वो प्रेसिडेंट के हाउस के स्पेशल मीटिंग रूम में मौजूद थे। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और सदर साहब अंदर दाखिल हुए तो प्राइम मिनिस्टर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। तशरीफ़ रखें, सदर ने मुसाफिया करने के बाद कहा और वो भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। इस सिलसिले में क्या इमरजेंसी पेश आ गई है? सदर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जनाब सदर, इंतहाई बुरी खबर है, ब्लैक टावर की पूरी टीम कर्नल कृष्ण समेत हलाक कर दी गई है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो सदर भी बिल्कुल इसी तरह उछले जिस तरह रामायण से खबर सुनकर प्राइम मिनिस्टर उछला था। क्या क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे मुमकिन है? सदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने रामायण से मिलने वाले इत्तला, फिर मेकअप चेक करने के बाद मिलने वाली रिपोर्ट के बारे में बता दिया। वेरी बैड, लेकिन हमने तो दाश दिया था कि डबल एम मिशन मिलिट्री इंटेलिजेंस को दिया गया था और ब्लैक टावर तो इंतहाई खुफिया एजेंसी थी। मगर फिर सदर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। तो आपका मतलब है कि इन्हें पाकिस्तानी एजेंटों ने हलाक किया है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ऐसा काम वही कर सकते हैं, वरना ये लोग जिस हद तक फ्लुएंट थे, ऐसी सूरत में आम लोग तो इस तरह पूरी टीम को हलाक नहीं कर सकते, सदर ने कहा। लेकिन अभी तक तो मिशन का आगाज़ भी नहीं हुआ था। मेरी कर्नल कृष्ण से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने इब्तदाई मालूमात हासिल करने के लिए अपने नंबर 2 शेखर को वाशिक भिजवाया है और उसकी रिपोर्ट मिलने पर वो मिशन मुकम्मल करेंगे। और अब उनकी पूरी टीम की हलाकत का मतलब है कि शेखर भी वापस आ गया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? किसने किया? मिशन का क्या होगा? सदर ने होंठ चबाते हुए कहा। जनाब सदर, मिशन तो हर हाल में पूरा होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये काफिरिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मिशन है। अलबत्ता ब्लैक टावर्स का नाम तब्दील करके इसकी जगह कोई और एजेंसी तैयार करना होगी, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कुन लहजे में कहा। नाम की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल बात टीम की है, फिर इस टीम की ट्रेनिंग और इसके बाद मिशन की तकमील, ये तो बहुत तवील प्रोसेस है, सदर ने कहा। फिर इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर उनकी बात का जवाब देते, दरमियानी में इस पर मौजूद फ़ोन की मुतरनम घंटी बाज उठी तो सदर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही चौंक पड़े। सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये सदर ने नाखुशगवार लहजे में कहा। जनाब, पाकिस्तान से अली इमरान आपसे फौरी बात करना चाहता है। उसने धमकी दी है कि अगर उसकी बात फौरी ना कराई गई तो काफिरिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। दूसरी तरफ से मोतबाना लेकिन माज़रत ख्वाहाना लहजे में कहा गया। आप बताएं, मैं दुरुस्त कह रहा था या नहीं? ये काम लामहला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का है, सदर ने माइक पर हाथ रखकर प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब होकर कहा। हेलो सर, क्या हुक्म है सर? दूसरी तरफ से कहा गया। कराओ बात, सदर ने कहा। इसके साथ उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। जनाब सदर, मैं अली इमरान MSCDS से आक्सन बोल रहा हूँ। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आप काफिरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट हाउस के स्पेशल मीटिंग रूम में ब्लैक टावर के सिलसिले में खसूसी मीटिंग कर रहे हैं और स्पेशल मीटिंग रूम में आपके तमाम इंतजामात के बावजूद आपके और प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ पाकिस्तान में मुझ तक पहुँच रहा है। मैंने इसीलिए आपको फ़ोन किया है कि आपको बता सकूं कि आपका ख्याल दुरुस्त है। ब्लैक टावर के खिलाफ तमाम कार्रवाई पाकिस्तान ने की है। आपकी इंतहाई तरबियत याफ्ता नई एजेंसी हमारे आदमी के हाथों रेत के ढेर में तब्दील हो गई है। मैं आपको इसकी तफसील बता रहा हूँ ताकि आप लोग खामखा बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियां ज़ाया ना करें। ब्लैक टावर का चीफ कर्नल कृष्ण इंतहाई तरबियत याफ्ता होने के बावजूद अयाश आदमी था। वो शेखर को मिशन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजकर खुद अपनी एक दोस्त औरत के फ्लैट में अयाशी की घर से चला गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को न सिर्फ ब्लैक टावर के बारे में इत्तला मिल गई, बल्कि कर्नल कृष्ण और उसकी दोस्त औरत के बारे में भी इत्तला मिल गई, जिस पर उन्होंने न सिर्फ एक आदमी काफिरिस्तान भेजा जिसने कर्नल कृष्ण की जगह ले ली और कर्नल कृष्ण से तमाम मालूमात हासिल करके उसके ऑफिस में पहुंच गया।
और फिर शेखर ने भी रिपोर्ट दे दी। इसके बाद पाकिस्तानी कर्नल क्रिश्चियन ने ब्लैक टावर की पूरी टीम को एक खुफिया पॉइंट पर इकट्ठा किया और इन सबको गोलियों से उड़ा दिया। कर्नल क्रिश्चियन को भी, जिसे इस दौरान बेहोश किया गया था, साथ ही गोलियां मारी गईं। फिर इन तमाम लाशों को उसने ब्लैक टावर के ऑफिस में रखवा दिया था कि आप तक ये इत्तला पहुंच जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले कहीं भी नहीं छुप सकते। इस तफसील के बाद दूसरी और आखिरी बात ये कहना थी कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी आपसे बात करते हुए कहा है कि वो मिशन हर कीमत पर पूरा करेंगे। उन्हें बता दें कि अब अगर इस मिशन पर मामूली सी भी कार्रवाई की गई तो फिर कास्टर में वाक़ काफिस्तान के सबसे बड़े और खुफिया एटमी मिसाइल अड्डे को राख का ढेर बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो फिर कास्टर अड्डे के खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना की जाएगी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान को यह हक हासिल है कि वो अपने दिफा के लिए जो चाहे इंतजाम कर सकता है, इसी तरह काफिस्तान को भी हक है कि वो अपने दिफा में जो चाहे इंतजाम कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के इंतजाम पर हमला किया गया तो काफिस्तान भी हमले से ना बच सकेगा। बस मुझे यही कहना था। अब जो कुछ होगा आपको प्राइम मिनिस्टर के अमल के जवाब में होगा। दूसरी तरफ से मुसलसल बोलते हुए कहा गया। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो सदर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब मजीद आप क्या कहेंगे? सदर ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हुए कहा। हैरत है जनाब सदर, इस स्पेशल रूम तक इन लोगों की रसाई है। ठीक है, अब वाकई मजीद कुछ नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर ने खौफजदा से लहजे में कहा। आपने कास्टर के बारे में भी सुन लिया है। हम अब तक समझ रहे थे कि ये खुफिया है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि इन लोगों से कुछ भी खुफिया नहीं है। ओके, मीटिंग बर्खास्त, अब आप सब कुछ भूल जाएं, सदर ने कहा। इसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया तो प्राइम मिनिस्टर भी उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गहरी मायूसी के तासुरात नुमाया थे। आप मेरे साथ चाय पीकर जाएंगे? सदर ने कहा और दरवाजे की तरफ चल पड़े। प्राइम मिनिस्टर भी खामोशी से उनके पीछे चल पड़े। फिर वो राहदारी से चलते हुए एक और छोटे कमरे में आए। यहाँ मेज़ और कुर्सियाँ मौजूद थी। मेज़ पर फ़ोन मौजूद था। सदर ने कुर्सी पर बैठकर फ़ोन रिसीवर उठाया और इस पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया और किसी को चाय भेजने का कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर खामोश बैठे हुए थे। उनका चेहरा सदा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान खातून ट्रॉली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने मोतबाना अंदाज में सलाम किया। फिर ट्रॉली में बर्तन निकालकर उसने मेज़ पर रखे। इसके बाद उसने होती ही बड़ी नफासत से चाय की 2 प्यालियां तैयार करके एक प्याली सदर के सामने और दूसरी प्याली प्राइम मिनिस्टर के सामने रखकर उसने एक बार फिर सलाम किया और हाली ट्रॉली धकेलती हुई कमरे से बाहर चली गई तो सदर साहब ने उठकर दरवाजे को अंदर से लॉक किया। फिर दीवार पर मौजूद एक प्लेट पर अपनी उंगली रखकर उसे दबाया तो सदर की आवाज़ के साथ ही दरवाजे के आगे से रंग की चादर से गिर गई। इसके साथ ही दरवाजे के ऊपर मौजूद सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। प्राइम मिनिस्टर हैरत से ये सब कुछ होता देख रहे थे, लेकिन वो खामोश थे। फिर सदर साहब वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ये कमरा हर लिहाज से अब महफूज हो चुका है। वैसे भी इन लोगों ने कोई सिस्टम नस्ब किया होगा तो वो स्पेशल रूम तक ही महदूद होगा। अब यहाँ खुलकर बात हो सकती है, सदर ने कहा। कौन सी बात जनाब? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इस मिशन के सिलसिले में जो बातें हुई वो सिर्फ इन लोगों को मुतमईन करने के लिए हुई थी। हम काफिस्तान के दिफा को कैसे गैर महफूज छोड़ सकते हैं? मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुश्मनों के इक़दामात का मुकाबला करना ही होता है, जहाँ तक इस मिशन का ताल्लुक है। तो अब हमें अपना लाएअमल तब्दील करना होगा। अब हम इस तरह बराह रास्त इस पर रेड करके उसे तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस सिलसिले में वो लोग काफ़ी अरसे तक होशियार रहेंगे। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि इस दौरान वो इस अड्डे को ही वहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। अब हमने इस पर बराह रास्त हमला करने की बजाय उसके अंदर किसी आदमी को अपने साथ शामिल करके उसे इसके हाथों तबाह कराना है, चाहे वो इसे किसी दूसरी जगह भी शिफ्ट कर दें। लेकिन बहरहाल काफिस्तान के मफाद में तबाह होना ही है। इसके लिए मेरे जहन में एक प्लान आया है, सदर ने साथ साथ चाय के घूंट लेते हुए कहा। वो क्या जनाब? प्राइम मिनिस्टर ने चौंक कर कहा। मेरे हुक्म पर 2 साल कबल एक टॉप सीक्रेट तंजीम कायम की गई थी, जिसे रेड आई का नाम दिया गया था। इस तंजीम की गैर मुल्क में खुफिया खसूसी ट्रेनिंग की गई थी। फिर उसे इंतहाई जदीद तरीन आलात भी दिए गए हैं। इस तंजीम का चीफ एक काफिस्तानी है जो क्रीमिया में ही पैदा हुआ और वहीं का शहरी है। उसका असल नाम जैफ है, लेकिन बज़ाहिर वो मुसलमान हो चुका है और उसका मुसलमानों वाला नाम सेफ है। सेफ ने क्रीमिया में रेड आई नाम से एक क्लब खोला था। फिर इस क्लब को फ़रोख्त करके वो क्रीमिया से बाकिशिया शिफ्ट हो गया। ज़ाहिर यही किया गया कि वहाँ किसी सिंडिकेट से उसका झगड़ा हो गया है और वो वहाँ से क्लब फ़रोख्त करके बाकिशिया शिफ्ट होने पर मजबूर हो गया है। बहरहाल बाकिशिया के दारुल हुकूमत में 2 साल कबल रेड आई नाम से एक बड़ा क्लब खोला गया। सेफ इसका मालिक और जनरल मैनेजर है। इसकी ड्यूटी लगाई गई कि वो पाकिस्तान में मुखबरी का वसी नेटवर्क कायम करे, लेकिन इस नेटवर्क में तमाम तर मुकामी अफराद रखे जाएं ताकि किसी को शक न पड़ सके। और ये नेटवर्क आला तरीन फ़ौजी अफसरान, मारूफ साइंसदानों की आम घरेलू मुलाजमों पर मुश्तमिल है, लेकिन वो सब लोग असल में तरबियत याफ्ता भी हैं और इंतहाई जदीद तरीन आलात भी उनके पास हैं। वो इन अफसरान और साइंसदानों के खिलाफ सब ब्लैक मेलिंग स्टाफ तैयार कराते हैं, जिसकी वजह से अफसर या साइंसदान हर सूरत में काबू में आ जाए। फिर ये ब्लैक मेलिंग स्टाफ रेड आई को भिजवा दिया जाता है। फिर रेड आई इसके जरिए जिसे चाहे से मतलूबा काम ले लेती है और ब्लैक मेलिंग स्टाफ उसे वापस दे दिया जाता है। इसके अलावा ये लोग और कोई काम नहीं करते, इसीलिए 2 सालों में उनका हल्का बेहद वसी हो चुका है और वो फौजी अफसरान और साइंसदानों से काफ़ी काम भी ले चुके हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुई, क्योंकि बज़ाहिर आम सा क्लब है और बस अलबत्ता सेफ ज़रूरी मालूमात हासिल करके काफिस्तान शिफ्ट करता रहता है। अगर इस सेफ को हुक्म दिया जाए कि वो इस मिसाइल स्टेशन के किसी साइंसदान को ब्लैकमेल करके उसके जरिए स्टेशन को तबाह कर दे, तो ये काम इंतहाई खुफिया तौर पर और इंतहाई आसानी से हो जाएगा और किसी को आखिरी लम्हे तक इसका इल्म नहीं हो सकेगा, सदर मुसलसल बोलते हुए कहा, जबकि प्राइम मिनिस्टर बड़ी हैरत भरी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। क्या सरकारी कागजात में उनका कोई इंदराज नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। नहीं, ब्लैक टावर की तरह उसके तमाम इंदराजात खुफिया रखे गए हैं और मेरे स्पेशल फंड से उन्हें सरमाया मुहैया किया जाता है और इसका इल्म सिर्फ मुझे या डिफेंस कौंसिल के चेयरमैन को है, क्योंकि तमाम खुफिया मालूमात डायरेक्ट कौंसिल के चेयरमैन को बराह रास्त पहुँचाई जाती हैं
और वो खुद इसका फैसला करते हैं कि किस इत्तला को कहाँ भिजवाना है और उसे क्या काम लेना है। सेफ का बराह रास्त ताल्लुक भी डायरेक्ट कौंसल के चेयरमैन सलामत राय से है, जिसे A1 का कोड दिया गया है, सेफ A2 है। फिर चेयरमैन मुझे माहाना रिपोर्ट करते रहते हैं। अब आपको पहली बार इसका इल्म हुआ है, अब बताइए तजवीज़ कैसी होगी। सदर ने कहा, आपने कमाल कर दिया जनाब, आपने वाकई कमाल कर दिया है। इस तरह अगर 2 साल से काम हो रहा है तो ये वाकई कामयाब तरीन सेटअप है, वरना अब तक कोई ना कोई पाकिस्तानी एजेंसी के खिलाफ काम शुरू कर चुकी होती। इसलिए आपकी तजवीज़ से मुझे 100% इत्तेफाक है, लेकिन सर ऐसा ना हो कि वो इंतज़ामी तौर पर कास्टर अड्डे के खिलाफ काम शुरू कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नहीं, पहली बात तो यह है कि कास्टर के बारे में उन्हें सिर्फ नाम का इल्म होगा, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जब ये मिसाइल स्टेशन काफिरस्तान की तरफ से तबाह ही ना किया जाएगा बल्कि उनका अपना आदमी करेगा, तो फिर वो लोग कैसे ट्रेस हो सकेंगे कि हमला हमने कराया है। सदर ने कहा, जनाब मेरे जहन में एक और बात आई है, अगर रेड आई किसी माहिर साइंसदान को ब्लैकमेल करके उसे काम करा सकता है तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि उस मिसाइल स्टेशन को बाकायदा तबाह कर दिया जाए, बल्कि इसको इस अंदाज में नकारा किया जा सकता है कि किसी को मालूम ही ना हो सके और जब उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो वो दुरुस्त तौर पर काम ही ना कर सके। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सदर साहब बेख्तियार उछल पड़े, उनकी आंखों में यकलहत तेज चमक उभर आई। ओ वेरी गुड, आपने वाकई बेहद गहरी बात की है, लेकिन इनमें खराबी तवील अरसे तक नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे मिसाइलों के साथ साथ कंप्यूटर चेकिंग होती है, इसीलिए खराबी का काम तो ज़रूर हो जाएगा और उसे दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। अलबत्ता आपकी बात सुनकर एक और तजवीज़ मेरे जहन में आई है कि इनका वो आला जो सिमत का तयन करता है, इनको इस अंदाज में एडजस्ट कर दिया जाए कि जब भी मिसाइल इस्तेमाल हो ये टारगेट पर ना पहुंच सकें। इस तरह पाकिस्तानी दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा और ये काम रेड आई इंतहाई आसानी से कर सकती है, बल्कि सिर्फ इसी स्टेशन पर उन्हें एक एक करके तमाम मिसाइल स्टेशनों को ट्रेस करके वहाँ भी यही काम कर दिया जाए और इस मिशन का नाम यू टर्न रख दिया जाए। वेरी गुड, सदर ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर की आंखों में भी चमक सी उभर आई। ओ, आपने वाकई जहानत भरी बात सोची है जनाब, यू टर्न बेहतरीन नाम है। इसका नतीजा यही होगा कि ये मिसाइल इस्तेमाल होने पर काफिरस्तान पर हिट होने के बजाय यू टर्न करते हुए पाकिस्तान पर वापस जाकर हिट होंगे, तो इस तरह पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपने ही मिसाइलों के जरिए तबाह हो जाएगा। वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ओ, मैंने तो वैसे ही यू टर्न का नाम ले दिया था, लेकिन आपने यू टर्न को जिस अंदाज में लिया है वो वाकई बेहतरीन है। ये काम बस साइंसदानों के लिए मुश्किल नहीं है कि वो मिसाइलों को यू टर्न पर एडजस्ट कर दें। वेरी गुड, और इसका इल्म पाकिस्तान को इस वक्त तक नहीं हो सका जब तक मिसाइल को फायर ना किया जा सके। सदर ने कहा, अब आप ये बात तय करें कि क्या रेड आई ये काम कर सकेगी या नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके चेहरे पर छाई हुई मायूसी अब दूर हो चुकी थी। लाजमन कर लेगी, ठीक है, अमल तय हो गया, अब इस पर काम होता रहेगा, सदर ने कहा। और उनके खड़े होने पर प्राइम मिनिस्टर भी उठकर खड़े हो गए। सदर ने दीवार पर मौजूद प्लेट पर उंगली रखकर दबाया तो सदर की आवाज़ के साथ ही दरवाजे पर मौजूद स्याह चादर गायब हो गई और दरवाजे के ऊपर जलता हुआ सुर्ख बल्ब भी बुझ गया। तो सदर ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गए। प्राइम मिनिस्टर उनके पीछे थे।